हेलो एंड वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। इन टुडेज प्रीलिम स्पेशल प्रोग्राम हम लोग ज्योग्राफी और मैपिंग के कुछ पोर्शंस को कवर करेंगे और देखते हैं कैसे यूपीएससी ने पास्ट ईयर क्वेश्चंस में कुछ प्रश्नों को पूछा है और ज्योग्राफी और मैपिंग के बेस पर किस प्रकार से आप कुछ पोर्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, उसको कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज आर ड्रॉट्स। देखिए ड्रॉट्स बिकॉज फ्लैश ड्रॉट्स वॉज इन द न्यूज। तो ड्रॉट्स में फ्लैश ड्रॉट्स क्योंकि न्यूज में थे, इसलिए यूपीएससी कैन आस्क यू सर्टेन पोर्शंस फ्रॉम द फ्लैश ड्रॉट्स पोर्शन। सो लेट अस स्टार्ट और सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर फ्लैश ड्रॉट्स। सी, फ्लैश ड्रॉट्स आर द ड्रॉट्स that are more intensified from the normal droughts. If I talk about the conventional droughts, so conventional means the normal droughts that actually happen, they are, it take months to years to form that kind of condition. So droughts in the layman terms मतलब जब सूखा पड़ जाता है बिल्कुल, तो ग्राउंड पर बिल्कुल बारिश नहीं हो पा रही है या कम बारिश हो पा रही है, जिसकी वजह से एडवर्स इवेंट्स जन्म लेते हैं, उसी को हम ड्रॉट्स बोलते हैं। सो पर्टिकुलरली फ्लैश ड्रॉट्स ज्यादा रैपिडली होते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से, और इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और ज्यादा जन्म लेती हैं। 1979 में इंडिया सफर्ड फ्रॉम फ्लैश ड्रॉट्स and it affected 40% of the total country. So flash droughts were in news, hence UPSC can ask you certain portions from the drought. So let us understand first what is drought. See, as per the Indian Meteorological Department IMD, drought is a consequence of the natural reduction in the amount of precipitation, means rainfall, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बहुत लंबे समय तक अगर किसी एरिया पर बारिश नहीं होती है तो हम उसको ड्रॉट बोलते हैं, और ये डेफिनेशन एज पर दी आईएमडी है। एज पर दी मैनुअल फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट 2016 इट वाज क्रिएटेड। ड्रॉट इज डिक्लेयर्ड कंसीडरिंग फॉलोइंग टू इंडिकेटिव फैक्टर्स। मतलब कब ड्रॉट को डिक्लेयर करा जाता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन डज द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द ड्रॉट। डॉट को डिक्लेयर करने के लिए दो टू क्राइटेरियाज हैव बीन मेंशन्ड। फर्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ रेनफॉल डेविएशन, दैट इज first they will check the rainfall precipitation deviation, means the depreciation means the कमी। तो कितनी रेनफॉल में कमी आई है पिछले टाइम पीरियड से, वो इन्होंने एक मेंशन कर रखा है इस मैनुअल में। एंड द कॉन्सिक्वेंट ड्राई स्पेल, और कितने लंबे समय तक ये ड्राई स्पेल आने वाला है, तो इन दोनों के बेसिस पे घोषित किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रॉट ईयर। नाउ which year has been or is defined as a drought year in the books? So इंडियन गवर्नमेंट किस बेसिस पे ड्रॉट ईयर, एक साल को ड्रॉट ईयर बोलता है? द ओवरऑल रेनफॉल डेफिशिएंसी इफ इज मोर देन 10% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू, LPA। बिकॉज आप लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉनसून, आप लोगों ने पढ़ी होगी रेनफॉल, और उसमें 100% आपको कवर कराया गया होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज। एलपीए ये बताता है कि कितने समय से ओवर द पास्ट 30-40 ईयर्स जो बारिश होती आई है एनुअली, उसका एक एवरेज होता है, और उस एवरेज से इस साल आईएमडी ये पता लगाता है कि बारिश अच्छी होगी या बुरी होगी। So for example, what I am trying to say here is, I'm just assuming things. For example, we take the long period as 40 years. In the last 40 years, what is the average rainfall? And when we compare that rainfall from the current rainfall, or what will be the rainfall? For example, if I say this year it will be 110%, it means the average rainfall was 100, and this year it will be 10% more than the long period average. But when does the drought year is being declared? It is declared when it is 90%. That is more than 10% of the long period average value, but it is deficiency, means decrease in the long period average. So if IMD says this year it will be 85%, 80% rainfall, yeah, 80% of the LPA, it means the long period average rainfall was 100, and this year it will be 80%, means 20% deficiency. If it is less than 10%, sorry, more than 10%, if the deficiency increases more than 10%, you call it as a drought year. If more than 20% of its area is affected by drought conditions, either moderate, severe, or combined moderate and severe. What it means is,
because of particular drought, if the 20% area is in the severe condition or severe to moderate condition, then also it is being, defined as a drought year. Next, when does the IMD declare all India severe drought year? This is another classification. UPSC can ask you this portion in your prelims. When does, IMD declares all India drought year? So all India drought year, the drought coverage should be more than 40%, means the area coverage. If the area coverage is more than 20 or 20%, it is being declared as a drought year. But if the area coverage extends to 40% of the total India's, landmass, then you call it as a all India severe drought year. Okay. Next is 2009 Manual for Drought Management classifies drought in India into 3 categories. In India, the drought has been classified into 3 categories: meteorological drought, hydrological drought, and agricultural drought. For example, if you can see this particular image, you'll understand what I'm trying to say. This is particularly about meteorological drought, rainfall deficiency with respect to long-term average. 25% or less, then it is normal. Moderate drought, 26 to 50% reduction in the rainfall. Severe drought, if more than 50% of the reduction in the rainfall this year, then we consider that as a, severe drought. But when we are talking about agricultural drought, the terms or the, defining criteria has changed. Now, what are the criteria here? 4 consecutive weeks of meteorological drought means this particular drought should continue for more than 1 month. If this particular drought continues for more than 1 month, then the 1 criteria is done. Next, weekly rainfall must be 50 mm from 15/5 to 15/10%. That means the weekly rainfall should be 50 mm or less. Next, 6 such consecutive weeks rest of the year. Or the third criteria that has been defined to declare as a particular year as a, or a particular drought as an agricultural drought, what you need to do is that there must be 2 defining criteria. So first is, whenever a country or whenever India wants to declare anything as a agricultural drought, they must classify things into 2 criteria. First classification is that it must be a meteorological drought. So to classify as an agricultural drought, first it must be a meteorological drought. And to be a meteorological drought, you know the classification criteria. So first criteria, if you want to classify any drought as an agricultural drought, it must be, meteorological drought. But meteorological drought must be for 4 consecutive weeks. And second criteria, what they are trying to say, in the rest of the year, if 6 consecutive weeks also this kind of drought is there, then, IMD can classify this as a agricultural drought. Next, what about the world reforms? United Nations Development Program launched the Integrated Drylands Development Program. So see, what are the initiatives at the world's level? So what we are trying to see here is initiatives at the world level. What all initiatives the world took to classify or to restrict the droughts. So first is UNDP's program, that is Integrated Drylands Development Program. Simply UPSC can ask you one question in your prelims कि भाई बताओ Integrated Drylands Development Program किस organization के द्वारा स्थापित करा गया है, and it is UNDP. Next is United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNISDR, developed a drought risk reduction framework that provides a comprehensive framework for both higher and lower level action. So also there is United Nations body that particularly deals with your disaster risk reduction. In 2013, another initiative, World Meteorological Organization, that is WMO, and the Global Water Partnership launched Integrated Drought Management Program. So another point UPSC can ask you in your prelims, consider the following statements with regard to Integrated Drought Management Program. If यूपीएससी आस्क यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड मेरे को स्टेटमेंट्स बताइए और कौन सी सही हैं, और उसमें फर्स्ट प्रोग्राम बोलेगा इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ डब्ल्यूएमओ एंड आईएमडी, तो ये बात गलत हो जाएगी. इट हैज नथिंग टू डू विद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इट इज ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप एंड डब्ल्यूएमओ जॉइंट प्रोजेक्ट. ओके,
Next, drought management in India. Now let us talk about India's drought management. So first thing that you need to understand is no single legally accepted definition of drought in India. Okay, so there is no clear-cut definition of drought in India. That is why so much of, there is vagueness in the definition of drought. Some states resort to their own definitions of drought, and this is the biggest problem because every state has their own definition of declaring droughts. So this problem is linked to the third point, because you need to understand the state government is the final authority when it is coming to declare a region as a drought region or not. UPSC will ask you, और यहाँ पर बोल देगा state government की जगह कि it is central government power. जनरली आपको ऐसा लगेगा कि इट मस्ट बी सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की रोल होगा, इतना बड़ा डिजास्टर है, ड्रॉट इज अ डिजास्टर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनल अथॉरिटी इज द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई एवरी स्टेट हैज देयर ओन डेफिनेशन. सो प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है भारत के अंदर. Next, what steps India took? India has published two important documents in terms of managing the drought. That is the 2009 manual, Ministry of Agriculture. Okay, this manual was prepared by Ministry of Agriculture, not Ministry of Earth Science. Remember this, UPSC will give you this kind of statement because Earth Science का role रहता है किसमें? अर्थ साइंस का रोल रहता है इन सारी चीजों में, मेटरोलॉजिकल चीजों में अर्थ साइंस का रोल रहेगा, बट इट इज नॉट, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. Guidelines for the management of drought 2010 by National Disaster Management Authority, NDMA. Now you need to know NDMA was formed under which act, in which year. कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे को जल्दी से बताइए एनडीएमए कौन से एक्ट से निकला है और एनडीएमए से कौन कौन सी अथॉरिटीज निकली हैं. सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन से एक्ट से निकला है और एनडीएमए एक्ट से कौन कौन सी अथॉरिटीज और निकली हैं. These documents have no binding force or are mere guidelines. तो याद रखना ये जो all those guidelines, these are just the guidelines by the central government, but it is the state governments that is the final authority. वो चाहे तो इसको डिक्लेयर कर सकता है, चाहे तो नहीं करे, चाहे तो सरकार की बात माने, सेंट्रल ने जो गाइडलाइंस दी हैं, चाहे तो नहीं भी माने. एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट, इन इंडिया ड्रॉट इज डिफाइंड अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर. Obviously, ये देखो UPSC will ask you one question कि as per the NDMA Act, which of the following are considered as disasters in India? Pandemic, obviously, chemical disasters, एक लिख देगा radiological, okay, one will be your external wars, या कुछ भी इस तरीके के, है ना, earthquakes, volcanoes, floods, obviously, locust attack जो टिड्डों ने अटैक करा था, that is also a disaster, remember this. And also drought is considered as the, but under which, see, the Supreme Court judgment in Swaraj Abhiyan versus Union of India in 2016 said that Supreme Court told कि भाई 2005 का जो NDMA एक्ट है, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछ रहा था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो कौन से उससे निकला है, तो 2005 से निकला है. तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है, रिमेंबर दिस, अंडर यूजिंग दिस प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट सेड कि एनडीएमए के अंदर डिजास्टर माना जाएगा ड्रॉट को भी. इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को कवर करना है वो है पोर्ट्स इन इंडिया. ऑब्वियसली इट वाज इन न्यूज़, ठीक है, अडानी पोर्ट्स की वजह से न्यूज़ में रहा है. और अभी हम देखेंगे मुंबई में एक नया 13th मेजर पोर्ट को डेवलप करने की बात हो रही है, और पोर्ट्स पे रिगार्डिंग सागरमाला प्रोजेक्ट इज आल्सो इन न्यूज़, भारतमाला प्रोजेक्ट इज आल्सो इन न्यूज़. सो अभी मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा व्हाट इज पीएम गति शक्ति, देन व्हाट इज योर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देन व्हाट इज भारतमाला, व्हाट इज सागरमाला, व्हाट इज पर्वतमाला. अभी हम ईस्टर्न कंटिनेंट रूट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं अभी. सी, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है. ड्रॉट्स ऑब्वियसली पार्ट ऑफ योर डिजास्टर्स, तो डिजास्टर्स में ड्रॉट आ जाता है, एंड देन पोर्ट्स इज ऑब्वियसली पोर्शन ऑफ योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी. नेक्स्ट, इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन स्पैनिंग 7,516.6 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है. The total cargo handling capacity of Indian port is around 2,400 million tons per annum, MTPA. मतलब टोटल हमारे यहाँ पर कितनी कार्गो कैपेसिटी है, हम कितना सामान को ला सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है, वो है 2,400 million tons. This is the capacity that our ports can handle. Ports in India can handle 95% by volume and 68% by value of India's external trade.
अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाट इज इट इज रिटर्न। बोला जा रहा है टोटल जो भारत के अंदर ट्रेड होता है, मतलब हम टोटल ट्रेड अगर मैं बोलता हूं 100 रुपए का होता है, 100 रुपीज का अगर भारत टोटल ट्रेड करता है एक्सटर्नल कंट्रीज के साथ, सो उसमें 95% जो वॉल्यूम है, मतलब जो उसका वॉल्यूम बाय एरिया है, उसको रखने का काम करता है कौन? पोर्ट्स। तो मतलब 95% इसका जो सामान का वेट होगा वो कहां से निकलेगा? पोर्ट्स में से होता है, वॉल्यूम पोर्ट्स में से होता है। एंड नेक्स्ट 68% बाय वैल्यू, मतलब 100 रुपीज में से करीबन करीबन 68 रुपीज सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कहां से मिलते हैं? वी गेट दिस मनी फ्रॉम योर पोर्ट्स ओनली इन इंडिया। Classification of ports, very very important. Ports in India are classified as major ports and minor ports. देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स पर नहीं, मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स। तो मिनरल्स पे पूछ सकता है तो पोर्ट्स पे भी सवाल पूछा जा सकता है। भारत के अंदर कितने मेजर पोर्ट्स हैं? करीब 12 मेजर पोर्ट्स हैं। 13th मेजर पोर्ट को बनाने की बात हो रही है, वो कौन सा है? वाधवान पोर्ट मुंबई, जो 13th बनेगा। ऑब्वियसली इट इज इन दी प्रोग्रेस, बट आज की डेट में तो एट द एंड ऑफ दिसंबर 2022 जो पीआईबी की रिपोर्ट है उसके अंदर मेंशन्ड है 12 पोर्ट्स हैं। 13th पोर्ट कोई लोग बोल देते हैं मेजरली, ऑब्वियसली बिकॉज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, इट विल बी 13th मेजर पोर्ट। Out of the 200 non-major ports, around 65 ports are handling cargo and other are port limits. Port limits means where no cargo is handled and these are used by fishing vessels and by small ferries. कहने का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कितने मेजर पोर्ट्स हैं तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं और करीबन 200 से ज़्यादा हमारे यहाँ पर क्या हैं? माइनर पोर्ट्स। इन माइनर पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ 65 ऐसे पोर्ट्स हैं माइनर में, नॉट मेजर, माइनर में। अभी मैं आपको बताऊंगा मेजर और माइनर में क्या डिफरेंस है, बट जो माइनर है उसमें 65 पोर्ट्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में कार्गो को हैंडल कर सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ पोर्ट लिमिट्स हैं। पोर्ट लिमिट्स मतलब दे आर ओनली यूज फॉर फिशिंग वेसल्स, दे आर ओनली यूज टू कैरी पैसेंजर्स, सिर्फ आने जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पोर्ट्स पे कार्गो नहीं आता है, मतलब बाहर से सामान नहीं आता है। सी These are certain ports और उसका एक चार्ट दे रखा है, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव, मुंबई, जेएनपीटी, दीनदयाल में क्या क्या। ऑब्वियसली अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, there is Indian Ports Act of 1908 which applies to all the ports in India. Remember this point. अगर आपसे पूछा जाए भारत के अंदर कौन से एक्ट इन पोर्ट्स को गवर्न करते हैं, पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 जो हर एक पोर्ट पर लगता है। हर एक पोर्ट का मतलब, ऑल दी पोर्ट्स का मतलब यहां पर क्या है? मेजर भी होगा और माइनर भी होगा। अभी आने वाला है मेजर और माइनर के बीच का डिफरेंस, बट एक बात याद रखिएगा, मेजर हो पोर्ट चाहे माइनर हो, दोनों में एक बात पक्की है। क्या बात पक्की है? कि इट कम्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908। इस एक्ट के थ्रू सरकार के पास पावर है कि वो गवर्न कर सकती है, इन पोर्ट्स को रेगुलेट कर सकती है, फैसिलिटेट कर सकती है। अलग से मेजर पोर्ट्स के लिए अलग से एक एक्ट और है जिसको बोला जाता है मेजर पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1963। कहने का मतलब, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं मेजर और माइनर में क्या पहला डिफरेंस आया है, देखो मेजर और माइनर में फर्स्ट डिफरेंस इज बोथ मेजर एंड माइनर इंडियन पोर्ट्स एक्ट से लागू होते हैं। मतलब 1908 एक्ट यहां भी लगेगा, 1908 एक्ट यहां भी लगेगा, बट इसके पास एक और एक्ट लगेगा जिसको बोलते हैं 1963 एक्ट, जो कि इधर नहीं लगेगा। चलिए अब बात करते हैं मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स में। अगेन एक नेक्स्ट डिफरेंस, मेजर पोर्ट्स फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में फर्क क्या है। मेजर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर मेजर पोर्ट्स आते हैं। तो जो भी मेजर पोर्ट्स हैं उस पर कमांड रखने की पावर, उस पर रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, थ्रू विच एक्ट्स? 1908 एक्ट एंड 1963 एक्ट। और देखो ईच मेजर पोर्ट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ पोर्ट ट्रस्ट। इसका एक पोर्ट ट्रस्ट बनता है, एक्सेप्ट फॉर द पोर्ट ऑफ कामराजार एंड नॉर विच इज अ कॉर्पोरेटाइज्ड एंटिटी, मतलब इसको एक कॉर्पोरेट चलाता है। अब आ जाइए माइनर पोर्ट्स। माइनर पोर्ट्स आर मैनेज एट द स्टेट लेवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनर और मेजर में फर्क क्या है। पहला फर्क तो आप जान चुके हैं, द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड माइनर पोर्ट्स इज that is very much okay, that it is being defined, it is regulated under the framework of 1908 act,
whereas minor also under 1908 Act. But if I say the minor ports are regulated under 1963 Act, no, only major ports are regulated. Next basic difference between both the ports are that once that is a major port is regulated by central government, whereas minor ports are being regulated by your state governments. नेक्स्ट देखिए मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, वेस्ट कोस्ट, एक बार देख लीजिए और ये इमेज भी आपको बहुत कुछ समझा देगी मैं क्या बोलना चाहता हूं. तो अभी हम यहां पर देखेंगे, बट दीज आर दी पोर्ट्स. तो अगर आप पोर्ट्स की बात करेंगे तो यहां पर आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे. देखिए दिस साइड and this side, both these sides, whether it is being Western Ghats or the Eastern Ghats, both have your ports. Okay, so Western coast and Eastern coast will be the better word, not the Ghats, but obviously at those sides I am trying to tell कि इस side में भी हैं और इस side में भी हैं, तो अलग अलग आपको पढ़ने हैं. चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पोर्ट की. मतलब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न पोर्शन से. तो सबसे पहले वेस्ट कोस्ट पर कौन कौन से पोर्ट्स पड़ते हैं. मुंबई पोर्ट, इससे रिलेटेड आपको क्या क्या पता होना चाहिए. लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, दिस इज व्हाट यूपीएससी कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स. ओके, इट इज अ नेचुरल हार्बर. नेचुरल हार्बर का मतलब क्या होता है. देखो, इट इज नॉट मैन मेड. पोर्ट्स कैन बी मैन मेड ऑल्सो और इट कैन बी फॉर्म्ड थ्रू दी नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो. सो इस प्रकार से हार्बर्स क्रिएट हो सकते हैं. हार्बर्स मतलब जहां पर पोर्ट्स या जहां पर जो शिप्स हैं आकर के रुकते हैं. अगर इस तरीके से इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से या वहां पर टाइड्स आने की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर नेचुरली फॉर्म हो जाए तो यू कॉल इट एज अ नेचुरल हार्बर. बट सर्टेन पोर्ट्स आर मैन मेड ऑल्सो, सो यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस. इट इज फुली इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज पोर्ट हैंडलिंग ड्राई लिक्विड ब्रेक बल्क, यू नो. अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यूपीएससी कैन आस्क यू इज, सी एक पोर्ट पर कई सारे डॉक्स होते हैं जहां पर एक्चुअल में शिप को डॉक किया जाता है या जो भी शिप्स आते हैं बाहर से उनको रखा जाता है. यू नो, दे आर इन स्टैंडिंग पोजीशन, जहां पर उनको एक तरीके से आप पार्किंग लॉट समझ लीजिए जहां पर वो सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं. तो हम लोग बोल रहे हैं देयर आर 3 डॉक्स इन मुंबई पोर्ट. वन इज योर नोन एज प्रिंस पोर्ट, अनदर इज विक्टोरिया पोर्ट और थर्ड को बोलते हैं इंदिरा डॉक. अगर आपसे यूपीएससी सवाल पूछता है, बोलेगा प्रिंस विक्टोरिया इंदिरा डॉक, हाल ही में न्यूज में है, किससे रिलेटेड है. इट इज रिलेटेड टू मुंबई पोर्ट. Next important point, this location was also used by the navies of Shivaji. You know, navy शिवाजी के पास जो प्रॉपर एक नेवी थी और उसी के लिए तो भारत सरकार ने भी एनसाइन, आपने पढ़ा होगा. जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर भारत सरकार ने अभी हाल ही में एनसाइन चेंज किया है और शिवाजी का जो साइन है उसको इस्तेमाल किया है. उनको एक पूरी की पूरी श्रद्धांजलि दी है और बताया है कि भारत में पहले से नेवी मौजूद थी. सो ब्रिटिश की जो कॉलोनियल प्रिज्म है उसको तोड़ करके हम लोगों ने पहली बार ऐसा कदम उठाया है. तो मुझे जल्दी से बताइए कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर की हम लोगों ने इसकी इनॉग्रेशन पे ऐसा किया था. नेक्स्ट इज योर JLNP, that is Jawaharlal Nehru Port. It is situated in Navi Mumbai. It means it is also in Mumbai. The port is the largest container port. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी साउथ इंडियन मूवीज में जब गुंडे लड़ते हैं तो वहां पर कई सारे ऐसे लोहे के कंटेनर्स रखे होते हैं. वो लार्जेस्ट कंटेनर्स आने का जो पोर्ट है वो हमारा JLNP है, हैंडलिंग ऑलमोस्ट अबाउट 56% ऑफ द कंटेनर पोर्ट्स इन ऑल द मेजर पोर्ट्स. दिस पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई हार्बर ऑफ द एलिफेंटा आइलैंड. तो एलिफेंटा आइलैंड के करीबन करीबन कुछ किलोमीटर दूर ही आपको ये पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा. इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स. बहुत ज्यादा बिजिएस्ट है बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा सामान आता है. और ऑब्वियस सी बात है, देखिए कहां से सामान आएगा. अगर मैं आपसे बोल रहा हूं इफ आई एम सेइंग दिस पोर्ट इज हेयर, तो सामान मैक्सिमम कहां से आएगा. ऑब्वियस सी बात है हमारी वेस्टर्न साइड से. सो अफ्रीका से, यूरोप से, ऐसी जगहों से हमारा सामान, सऊदी से, सब जगह सामान यहाँ पर आएगा. तो अगर देखो वहां से सामान आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां से क्या क्या मंगवाते हैं आप जानते ही हैं. टेक्सटाइल्स, कारपेट्स, मीट, केमिकल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा. ओके,
चलिए नेक्स्ट इज योर कांडला पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको जगह पता होनी चाहिए, गुजरात के अंदर है। इट इज लोकेटेड इन द कांडला क्रीक, देयर बाय ड्राइविंग इट्स नेम फ्रॉम देयर। इट इज अ टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है? देखो ये वो पोर्ट है जो एक्चुअल पे हाई टाइड्स में ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इंडियन टुडे फेस इज इंडियन पोर्ट्स इज दैट द डेप्थ ऑफ आवर पोर्ट इज वेरी लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि भारत के केस में जो डेप्थ है वो बस यहीं तक है पोर्ट्स की, बट बाकी कंट्रीज के केस में डेप्थ ज्यादा है, तो इंडिया के केस में जो पानी की डेप्थ है वो इतनी है। ओके, नाउ व्हाई सो मच ऑफ डेप्थ इज नीडेड, व्हाई वी इंडिया नीड्स डीप वाटर पोर्ट्स? बिकॉज एक बात याद करो, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि द वेट, जितना वेट होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस भी होगा और उतना ही नीचे मास जाएगा भी। सिमिलर इज द केस विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहां पर क्या बोला जा रहा है एक्चुअल के केस में, आप एक बात थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करिए। मान लीजिए हम लोग वी गो टू रशिया फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, हम रशिया जाते हैं और रशिया जाकर के मान लीजिए तेल लेकर के आते हैं। बट जब आप तेल लेकर के आते हैं, कितना तेल ला सकते हैं आप? फॉर एग्जाम्पल इंडिया कैन ब्रॉड, मान लीजिए मैं कहता हूं 5,000 मिलियन मेट्रिक टन, ये हम लोग ऑयल लेकर के आ पाए हैं। ओके, वाई हम इतना ऑयल लेकर के आ पाए हैं? बिकॉज हमारे पास जो शिप्स का साइज है वो इतना ही है। अच्छा, क्या होता कि अगर हम एक ही बारी में 15,000 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ऑयल लेकर के आ सकते? तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप खुद सोच के देखो, एक बारी में आप 50 पैसेंजर को बिठा करके ले जाओ और एक एक करके 50 पैसेंजर को छोड़ के आओ, तो किस में कॉस्ट ज्यादा लगेगी? ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर टेकिंग लॉट ऑफ पीपल इन द कार या फिर बस में और एक ही बारी में लेकर के जाओगे तो कॉस्ट उतनी ही लगती है, बट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कम हो जाती है। एम आई राइट और नॉट? एंड सिमिलर अगर आप एक एक व्यक्ति को जाकर के छोड़ के आओ और फिर वापस आओ और फिर छोड़ के आओ तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा होती ही है हर एक चीज की। सिमिलर इज द केस विद आर इन पोर्ट्स। हमारे पोर्ट्स के ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, क्योंकि जब आप भारी सामान लेकर के नहीं आ पाते हो बिकॉज ऑफ द डीप वाटर पोर्ट्स हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। शैलो वाटर पोर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं हो सकता है, हैवी वेट की वजह से आप एक बारी में ज्यादा सामान नहीं ला सकते, और ज्यादा सामान नहीं ला सकते तो पर यूनिट ऑफ कॉस्ट कम नहीं हो सकती। इसीलिए तो भारत सरकार डीप वाटर पोर्ट्स पर फोकस करती है। अब टाइडल पोर्ट्स क्या हैं? ये वो पोर्ट्स होते हैं जब हाई टाइड्स आती हैं तो एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा, जो मान लीजिए आप ऐसा समझिए एक शिप है वो यहीं खड़ा रहेगा। ओके, ये कब तक यहां पर खड़ा रहेगा? जब तक हाई टाइड नहीं आएगी, और पानी मान लीजिए यहां तक है अभी। ओके, दिस इज द वाटर लेवल एंड दिस इज द पोर्ट। नाउ इफ द हाई टाइड कम्स, द पानी द वाटर कम्स हियर एंड दिस शिप कैन इजीली एक्सेस एंड कम टू द पोर्ट। टाइडल पोर्ट है आपका कांडला पोर्ट। इट्स अ फ्री ट्रेड जोन हैज बीन सेट अप देयर। देखिए यहां पर क्या क्या चीज पर काम होता है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन्स, कॉटन, सीमेंट, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब कुछ यहां पे लाया जाता है। Next is Mormugao Port. Mormugao Port is in your Goa. It has naturally protected open type harbor that lies on the southern part of the mouth of the river Zuari. अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पोर्ट पर कौन सी रिवर है, तो देखो ये किस रिवर के एकदम माउथ पर है बना हुआ, सदर्न पोर्ट, दैट इज रिवर जुआरी। इट इज अ लीडिंग आयरन ओर एक्सपोर्टर पोर्ट। आयरन ओर को सबसे ज्यादा यहीं से भारत एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज योर न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में ये पोर्ट है, और देखो कौन सी रिवर पे है, गुरुपुरा रिवर कॉन्फ्लुएंस। तो गुरुपुरा रिवर है वहां पर, और गुरुपुरा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे जहां पे अरेबियन सी के साथ वो मिलता है, वहीं पर कर्नाटका में इस पोर्ट को भी एस्टैब्लिश करा गया है। द पोर्ट स्टार्टेड ऑन अ स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्टिंग एकोमोडेशन फॉर स्मॉल शिप्स। इट इज अ स्मॉल वाटर ऑल वेदर पोर्ट। नाउ व्हाट इज ऑल वेदर पोर्ट? ऑल वेदर पोर्ट का मतलब होता है हमेशा 24/7 एंड इन एवरी वेदर इट इज एक्सेसिबल। deepest inner harbor on the west coast. It means it is a deepest port on the west coast. Some of the common goods that are transported are tea, coffee, oil, fish, rubber, crude oil, fertilizers. Okay,
देखो यूपीएससी पर्टिकुलरली आपसे ये नहीं पूछेगा कॉमन गुड्स कौन से, जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कौन कौन सा सामान आता है। और आ भी जाए तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से हम कौन सी चीज़ लेते हैं, ईस्टर्न से हम लोग कौन सी लेते हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जो भी हमारा वेस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे तेल आएगा, ऑयल आएगा, वेजिटेबल ऑयल आएगा। अच्छा, हम लोग फर्टिलाइजर्स वहाँ पे लाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स वहाँ पे होगा, सीमेंट वहाँ पर होगा, तो जो बेचने आयरन ओर्स वहाँ पे होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज योर कोची और कोचिन पोर्ट। देखिए कोची, इट इज अ पोर्ट ऑन द अरेबियन सी, लैक्टिव सी, इंडियन ओशन सी रूट इन द सिटी ऑफ कोची, केरल। तो केरल के अंदर ये पोर्ट आता है। इट इज ऑल द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इन इंडिया। द पोर्ट लाइज ऑन टू आइलैंड्स। कौन से दो आइलैंड्स हैं, यहां से यूपीएससी सवाल पूछेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है विलिंगडन आइलैंड एंड वलरपडम टुवर्ड्स द फोर्ट कोची रिवर माउथ ओपनिंग ऑन दी लैक्टिव सी। कहने का मतलब कौन से दो आइलैंड्स के बीच में ये पोर्ट्स बनता है या पोर्ट है, इट इज दो पोर्ट्स के बीच में बनता है, सॉरी दो आइलैंड्स के बीच में बनता है। वन इज योर विलिंगडन एंड अनदर इज योर वालापटम। नेक्स्ट देखो, द कोचिन पोर्ट वॉज फॉर्म्ड नेचुरली ड्यू टू फ्लडिंग ऑफ द पेरियार रिवर इन 1341 एडी। तो 1341 एडी में वहां पे एक बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, और वो बाढ़ आने के बाद नेचुरली ही वहां पर पानी हो गया और नेचुरली वहां पर एक पोर्ट एस्टैब्लिश हो गया है। चलिए अब बात करते हैं मेजर पोर्ट्स इन इंडिया ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पर पोर्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज योर टूटिकॉन पोर्ट, और दैट इज ऑल्सो नोन एज वी ओ चिदम्बरम पोर्ट। ओके, इट इज एन आर्टिफिशियल पोर्ट। नाउ आर्टिफिशियल पोर्ट का मतलब यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि it is a man-made port. Okay, it is second largest port, it is the second largest port in Tamil Nadu. तमिलनाडु के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है, थर्ड लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। तो सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट इन तमिलनाडु। द पोर्ट इज ऑपरेशनल राउंड द क्लॉक ऑल अराउंड द ईयर 24/7। नेक्स्ट, Chennai port. Chennai port, formerly known as Madras port, is the second largest container port of India. सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर, थर्ड लार्जेस्ट आपको बता ही चुका हूं और फर्स्ट लार्जेस्ट भी बता चुका हूं। इट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, दैट इज मैन मेड, ऑल वेदर पोर्ट विद वेट डॉक्स। ओके, इसी पोर्ट को याद रखिएगा बोला जाता था गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो पहले की टाइम पर अगर किसी व्यक्ति को साउथ इंडिया के अंदर एंटर करना होता था फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ की, तो अगर किसी व्यक्ति को सदर्न इंडिया में एंटर करना होता था तो ही दे यूज टू कम फ्रॉम द मद्रास पोर्ट। तो मद्रास पोर्ट को यूज करके आते थे, जिसको आज की डेट में हम लोग चेन्नई पोर्ट बोलते हैं। Next is your विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट इज द ओनली मेजर पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेजर पोर्ट है। इट इज लोकेटेड बिटवीन चेन्नई एंड कोलकाता पोर्ट्स। ओके, चेन्नई और कोलकाता, कोलकाता अगला है, कोलकाता मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं, दिस इज कोलकाता, दिस इज चेन्नई, इसके बीच में पड़ता है विशाखापट्टनम पोर्ट। The dolphin's nose hill to the north of the entrance protects the harbor from cyclones। मैं आपको एक बार इमेज दिखाता हूं डॉल्फिन की, डॉल्फिन नोज हिल। देखिए एक बार आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, सो एक्चुअल में दिस इज लुकिंग लाइक अ डॉल्फिन, है ना। तो आपको पूरा का पूरा दिख सकता है कि यहाँ पर ये डॉल्फिन की तरह है। सो दिस इज वाई इट इज नोन एज डॉल्फिन नोज हिल। सो ऐसा बोला जाता है कि ये जो हिल है प्रोटेक्ट करता है इस पोर्ट को फ्रॉम दी वेरियस साइक्लोन्स। तो साइक्लोन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, नेचुरल प्रोटेक्शन देता है डॉल्फिन हिल। तो ये बात याद रखिएगा, डॉल्फिन हिल से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज डॉल्फिन हिल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वेल पोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर ज्वेलरी सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज ज्वेल पोर्ट ऑफ इंडिया। सम ऑफ द कॉमन गुड्स जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एल्यूमिनियम, ऑयल, आयरन ओर।
चलिए, नेक्स्ट इज योर कोलकाता पोर्ट. कोलकाता पोर्ट इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया एंड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल कोलकाता वाली एरिया में आए थे ब्रिटिशर्स, एंड द कोलकाता पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट. इट इज ऑफिशियली नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, रिवर के थ्रू बना है एंड रिवर पर बेस्ड है. कोलकाता इज अ फ्रेश वाटर पोर्ट, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई जो रिवर है वो फ्रेश वाटर रिवर होगी. कौन सी रिवर है अभी मैं आपको बताऊंगा, बट आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि कौन सी रिवर वहां से फ्लो करती है कोलकाता पोर्ट से. द पोर्ट हैज टू डिस्टिंक्ट डॉक सिस्टम्स, कोलकाता डॉक्स एट कोलकाता एंड हल्दिया डॉक. तो आपने सुना होगा हल्दिया एंड कोलकाता. तो देर आर टू डॉक्स मींस जहां पर दो जगह हैं. आप ऐसा समझ लीजिए एक पोर्ट है बट इसके दो डॉक्स हैं, एक इधर से एंट्री है, एक इधर से एंट्री है. तो एक एंट्री या एक जो गेट है उसे हम हल्दिया वाला बोलते हैं, एक है कोलकाता वाला. चलिए देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट, टू लैंडलॉक्ड नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, भूटान ऑल्सो यूजेस दिस पर्टिकुलर पोर्ट. तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट नेपाल uses India's Kolkata port for its export and import. क्योंकि नेपाल को आप अगर चेक करेंगे, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, एंड इवन दो भूटान इज ऑल्सो अ लैंडलॉक्ड कंट्री. ऊपर की साइड यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर मैं नेपाल की बात करता हूँ तो नेपाल की ऊपर की साइड आपको देखने को मिलेगा द माउंटेन्स, एंड इट इज अ चाइना, एंड तीन साइड से वो इंडिया से बॉर्डर करता है, राइट. सो इट यूजेस आर कोलकाता पोर्ट. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कोलकाता पोर्ट के साथ. कोलकाता पोर्ट से रिलेटेड यूपीएससी आपसे एक सवाल पूछ सकता है या इन जनरल भी पूछ सकता है, और कोलकाता पोर्ट से स्पेशली आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, व्हाई कोलकाता पोर्ट्स नीड्स कांस्टेंट ड्रेजिंग. कांस्टेंट ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ड्रेजिंग इज, फॉर एग्जांपल व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज, बिकॉज आप देखेंगे कि कोलकाता तक आते आते जो स्लोप है वो स्लोप देखो, बिकॉज यू नो कि जो दोज rivers at their young stage they create rapids. ओके वो गॉर्जेस बनाते हैं, वी शेप वैलीज बनाती हैं. वाई? बिकॉज वो अपने यंग स्टेज में है, और यंग स्टेज में कब होती हैं? हिमालयन रिवर्स पर्टिकुलरली. तो हिमालयन रिवर्स में आपको देखने को मिलेगा दे फ्लो वेरी फास्ट. वाई? बिकॉज ऑफ द स्लोप. स्लोप बिल्कुल टिल्टेड होता है. अगर इस तरीके से स्लोप है तो पानी बहुत तेजी से बहेगा, बट अगर स्लोप सीधा हो जाता है तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो व्हाट इट विल डू? इट विल क्रिएट लॉट ऑफ सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन करेगा वहां पर. तो आप जानते हैं in the initial stages of the Himalayan river, or what we are talking about the rivers, they do the erosion ज़्यादा करती हैं, but in the later portion of their life cycle what they do is sedimentation. ठीक है, deposition activities. So with the high tide lot of sediment is also deposited in the Hooghly river brings a lot of sediment, and that sedimentation or the deposition of the sediments what it creates is, for example ये depth है normally कोलकाता पोर्ट की, सेडिमेंटेशन होने लग जाता है. तो सेडिमेंटेशन होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज दिस एंटायर एरिया इज नाउ फिल्ड विद सैंड. ओके, बहुत सारा सैंड हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर शिप्स एंटर नहीं कर पाते हैं. तो शिप्स को ज्यादा जगह चाहिए होती है, वो एंटर नहीं कर पाते हैं. सो इट नीड्स कांस्टेंट ड्रेजिंग. ड्रेजिंग मींस यहाँ से यू नीड टू ब्रिंग आउट, यू नीड टू टेक आउट ऑल दी सेडिमेंट्स. तो आपको सेडिमेंट्स खोद करके बाहर निकालने पड़ते हैं. तो आपसे पूछा जाएगा विच रिवर ब्रिंग्स सेडिमेंट्स? हुगली रिवर. तो याद रखिएगा, river has to be constantly dredged to clear out sediments. And who does this role? Dredging Corporation of India. It is also under Ministry of Shipping. Okay, Ministry of Shipping को report करता है this Dredging Corporation of India. It's an autonomous body but reports to Ministry of Shipping. और ये इस प्रकार की चीजों को हैंडल करता है. Next is your Ennore port or Kamarajar port. It is located in Tamil Nadu. तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर है. It is the first corporate sea ports in India. और आपने देखा भी था, every port एक कॉर्पोरेट एक पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश होता है या फिर रेगुलेट होता है या उसका देखभाल वो करता है, एक्सेप्ट एन्नौर और कामराजार पोर्ट. बिकॉज व्हाई? दिस पर्टिकुलर पोर्ट इज द फर्स्ट कॉर्पोरेट सी पोर्ट इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इजीली एक्सेसिबल पोर्ट एज दिस पोर्ट इज कनेक्टेड बाय रोड्स एंड रेलवेज. सो इट इज वेरी गुड. द पोर्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कोल. तो याद रखिएगा, कोल को हैंडल करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट आपका एन्नौर पोर्ट है. कोयला यहां पर ही आता है.
Paradip port located at the confluence of Mahanadi river in the Bay of Bengal in Odisha. तो देखो कहां पर है आपका Paradip port, obviously in Odisha, and Mahanadi river के उस पर आता है. It was the first seaport located on the eastern coast of India, commissioned in independent India. Means independent India पर आने वाला ईस्टर्न कोस्ट पर सबसे पहला पोर्ट ये है. फर्स्ट पोर्ट नहीं कह रहा हूं मैं, आई एम सेइंग इट इज द फर्स्ट पोस्ट पोर्ट आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस. मतलब भारत की आजादी के बाद सबसे पहली बार जो पोर्ट बना है कहां पर, ईस्टर्न साइड पर, ईस्टर्न कोस्ट पर, वो है पारादीप पोर्ट. The port is surrounded by a depth of 12 meters, thereby holding containers weighing more than 60,000. Some of the important components: iron ore, coal, some of the other dry. ठीक है, चलिए गाइस, अब कुछ फैक्चुअल चीजों को और लिख लेते हैं. आप कुछ फैक्चुअल चीजों को लिख लीजिए जो आपसे यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ओल्डेस्ट पोर्ट, भारत का सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है? तो इट इज लोथल. आप पढ़ते हैं लोथल. सो लोथल इन गुजरात इज द ओल्डेस्ट पोर्ट. नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बिगेस्ट एंड फेमस पोर्ट ड्यूरिंग मुगल एरा. मुगल एरा में सबसे फेमस और द बिगेस्ट पोर्ट कौन सा था? सूरत पोर्ट. इट इज सूरत पोर्ट. ओके, सर्टेन चीजें यूपीएससी आपसे पूछ सकता है. डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सबसे डीपेस्ट पोर्ट. डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज गंगावरम पोर्ट. गंगावरम पोर्ट. वेयर इज योर गंगावरम पोर्ट? इन आंध्रा. सो आंध्र प्रदेश के अंदर एक, अब देखो इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अ मेजर पोर्ट ओनली, कोई भी पोर्ट हो सकता है, बट सबसे डीप वाटर पोर्ट भारत के अंदर जो है गंगावरम पोर्ट माना जाता है. नाउ कम्स द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट. बताइए जल्दी से, मैं आपको बता भी चुका हूं. लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट. ओके, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT, is the largest container port. Largest natural port, natural harbor है, natural harbor और natural port. Again, JNPT. JNPT is also largest. Sorry, I'm not. Sorry, not JNPT. It is Mumbai. Okay, largest natural is the मुंबई पोर्ट. तो मुंबई पोर्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि हार्बर है क्रिएटेड. ठीक है, व्हाट एल्स अगर आपसे पूछा जाता है, लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम. लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड. लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड, इट इज कांडला पोर्ट इन गुजरात. तो कांडला पोर्ट है. फर्स्ट पोर्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. देखो अभी हम लोगों ने बात करी थी फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस. अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट पोर्ट बिल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द ईस्टर्न साइड, दैट यू नो. बट अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पोर्ट, कहीं पे भी हो सकता है, whether in east or whether in west, but the first port built after independence is your Kandla port. Okay, southernmost port in India. Tuticorin. Southernmost port in India, Tuticorin. और आखिरी जो आपसे यूपीएससी पूछ सकता है, दैट इज हाईएस्ट पोर्ट्स इन इंडिया. कौन सी स्टेट में है हाईएस्ट पोर्ट्स इन इंडिया? महाराष्ट्र. सो हाईएस्ट पोर्ट्स इन इंडिया इज इन महाराष्ट्र. Okay, so these are certain points which UPSC can ask you related to the ports. Now next,
सर्टेन थिंग्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो आपको पता होनी चाहिए, जल्दी जल्दी से एक बार इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। इन 2020 मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था, बट मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को रीनेम कर दिया गया 2020 में, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, वाटरवेज एंड शिपिंग बना दिया गया। सो providing complete significance and providing direct focus to the ports in India. In 2021 major ports authorities bill आया था, ठीक है, अभी तो नहीं हुआ है पास। नेक्स्ट इज योर यूनियन बजट 2021, द गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडी फंडिंग ऑफ रुपीज 1624 करोड़ टू इंडियन शिपिंग। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट उन्नति। Project Unnati was launched to benchmark operational and financial performance of the 12 major ports with selected Indian private ports best in class. तो देखिए प्रोजेक्ट उन्नति क्या है, एक तरीके का ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके केस में हम लोग मेजर पोर्ट्स और प्राइवेट पोर्ट्स इन इंडिया को डेवलप करना चाह रहे हैं। सो दिस इज प्रोजेक्ट उन्नति। नेक्स्ट इज कोस्टल बर्थ स्कीम। अनदर कोस्टल बर्थ स्कीम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी ports of the state government for the creation of infrastructure for the movement of cargo passenger. So ये याद रखिएगा, कोस्टल बर्थ स्कीम इज ऑल्सो, देखो यूपीएससी विल जनरली आस्क यू कोस्टल बर्थ स्कीम रिलेटेड टू, और प्रोजेक्ट उन्नति रिलेटेड टू सरदोद पोर्ट्स। नेक्स्ट स्कीम Sardod ports. Sardod ports into 2020 for affordable and timely resolution of disputes. तो देखो अगर कोई भी dispute है related to योर पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटीज लग रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कुछ भी एनी इश्यूज, फॉर ईज ऑफ डूइंग सरदौद पोर्ट्स वाज क्रिएटेड, एंड देन इज योर फेमस सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट। अभी मैं आपको एक जल्दी से बताना चाहता हूं व्हाट इज सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, पीएम गति शक्ति, नेशनल असेट मोनेटाइजेशन। एक बार इसको देख लेते हैं। ओके गाइस, अब आप सबसे पहले तो एक चीज देखिए, भारत के अंदर मैं बोल रहा हूं देर आर सर्टेन मेजर पोर्ट्स। तो वो देखो मेजर पोर्ट्स कहां पर हैं, ऑब्वियस सी बात है, दीज मेजर पोर्ट्स आर लोकेटेड हेयर एंड हेयर। यहां तक हैं कि नहीं है, मेजर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं पोर्ट्स आर देयर। चलिए अब आप सबसे पहले एक चीज को समझिए कि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पोर्ट्स के पास। पोर्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द पोर्ट्स टुडे आर हैविंग इज, फर्स्ट, दे आर नॉट डीप वाटर। यू नीड टू हैव डीप वाटर पोर्ट्स, तो वो एक इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज कि चलो डीप वाटर नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर पोर्ट्स पे आप कोई भी सामान को रखते हैं, देन द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज कि ये जो पोर्ट्स हैं इनके पास क्या चीज की फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, योर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज। मान लीजिए आप लोगों ने कोई सामान बाहर से मंगवाया, फ्रूट्स और सर्टेन थिंग्स, एंड इट मस्ट बी, जब वो डॉक किए जाते हैं, अनडॉक किए जाते हैं, अनशिप्ड किए जाते हैं, तब उनको आपको कोल्ड स्टोरेजेस में रखना है। बट इंडियन शिप्स आर वेरी मच, और इंडियन पोर्ट्स आर लैकिंग इन दीज प्रॉब्लम्स. So the problems today that Indian ports are facing is that they do not have these kind of infrastructures. So if these kind of infrastructure, deep water is not available, then the biggest problem is, for example, your timing issue. Timing issue means that Indian ports are not, 24/7 easily accessible. Not all weather ports. So certain ports are all weather, but not every port is all weather port. So they have to wait. So इसी तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट, अब आप एक बात समझिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ऑब्वियस सी बात है, भारत सरकार को एक चीज करनी पड़ेगी कि इन्हीं पोर्ट्स को क्या कर दो, डेवलप कर दो. So now Indian government is developing these ports, and the development of these ports project is known as Sagar Mala. सो जैसे एक मोतियों की माला होती है, ऐसे ही यहाँ पर एक पूरा का पूरा लिंक क्रिएट करा जा रहा है, एंड दिस इज नोन एज सागर माला प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन पोर्ट्स दैट फेस टुडे इज, दिस इज अनदर प्रॉब्लम. ओके, नाउ व्हेन इट इज, द पोर्ट्स आर रेडी, बट द पॉइंट इज
हमारे पास यहाँ पे सड़कें कहाँ तक हैं? देखो, अगर आप लोगों को कोई चीज़ दिल्ली या फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर लेके जानी है, या नॉर्थ ईस्ट लेके जानी है, या मैं बोलता हूँ मध्य प्रदेश लेके जानी है, कहीं पर भी लेके जानी है, व्हाट यू नीड is the connectivity to the ports, but Indian ports are not connected, मतलब roads and railways से connected नहीं है। उसी के लिए भारत सरकार ने एक दिमाग लगाया और क्या बोला कि now we will connect all the ports through all the roadways। भारत के अंदर एक पूरा का पूरा रोडवेज नेटवर्क बिछाया जाएगा। तो उस रोडवेज नेटवर्क को मैं डिफाइन करता हूं। देखिए, भारत सरकार ने क्या बोला, सबसे पहले फॉर एग्जांपल वी आर सेइंग दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता। ओके, दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिस इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। नाउ व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? क्रिएटिंग अ हाईवे। एक पूरा का पूरा हाईवे क्रिएट करा जा रहा है। कहां से? दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। ओके, इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप यहां पर हाईवेज क्रिएट कर रहे हैं, उसी के साइड में आप एक चीज और क्रिएट कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग अ रेलवे लिंक। आप यहां से यहां तक एक रेलवे लिंक भी क्रिएट कर रहे हैं उसी के चारों तरफ। But this railway link is known as your diamond quadrilateral. Is this point clear? So what is Sagarmala? What is golden quadrilateral? What is diamond quadrilateral? Okay. सिर्फ और सिर्फ यहां पर हाईवेज क्रिएट नहीं करे जा रहे हैं। कहां तक? देखो, सिर्फ हम लोग हाईवेज यहां पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग हाईवेज एंड ज्वाइनिंग ईच एंड एंटायर इंडिया। सो लॉट ऑफ हाईवेज, सी दिस और ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटिंग लॉट ऑफ हाईवेज। So in India, lot of highways are being created. But see, this project of creating highways in India is known as Bharat Mala Pariyojana or Bharat Mala project. It is creation of highways in all India. पर्टिकुलरली दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता वाले हाईवे को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। वहां पर अगर रेलवे लिंक साइड में बिछा दी गई है तो उसे बोलते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल। नाउ यू नो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? फोर साइडेड फिगर। तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे सिमिलरली, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ क्वाड्रिलेटरल, इसलिए ही यहां पर इसको गोल्डन और डायमंड क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया गया है। बट सिर्फ हम हाईवेज यहां पे क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग हाईवेज all India, and that project is known as Bharat Mala. Next important point that you should know, that in the year of 2021, Indian government also brought out, in the year, sorry, 2022, particularly Indian budget of 2022, Indian government also brought out another component that was known as Parvatmala. Now, why Parvatmala? See, one second, let me just make things. See, today we are telling that okay, connectivity is restricted to the plateau region or the plains region, but what about the Himalayan region? Today we are talking, the Himalayan region is also not able to get the access of the logistics, they are not able to get the benefits of the connectivity. So to improve the connectivity of your upper segment, the Himalayan segment, the Himalayan region, Indian government brought out Parvatmalas. So what they will try to create is, they will try to create ropeways. You must have seen these ropeways, उड़न खटोला टाइप। ठीक है, ये रोपवेज क्रिएट करे जाएंगे कहां पर? पूरे के पूरे हिमालयन इकोसिस्टम के ऊपर। तो हिमालयन जो स्टेट्स हैं वहां पर ये बनाया जाएगा, और इस स्कीम को, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या कंपोनेंट को बोला जाता है पर्वतमाला कंपोनेंट। दिस इज पर्वतमाला। So you have golden quadrilateral, you have Sagarmala, you have Parvatmala, you have diamond quadrilateral, you have each and everything. Now, next, I'll show you one thing. Just wait. Give me 1 second.
I want to show you Eastern Economic Corridor. So I have brought out that image, so it will be very easy for you to understand what is Eastern Economic Corridor. Where it is, guys, just one more minute. It is here only. Actually, because of, I guess, yeah, it is here. See this. See, this is Eastern Economic Corridor. Now, what I am trying to say here is this portion from starting from the, Kolkata till Vishakhapatnam till Chennai and then connecting to the Kanyakumari. You are creating three industrial corridors. So one is from Odisha, then West Bengal, one is Vishakhapatnam, Chennai, third is your Chennai Kanyakumari. This is known as Eastern Economic Corridor or East Coast Economic Corridor. So you are also creating here one more thing. If I'll just draw it for your understanding, you're also creating, see, this entire highway, and this is Eastern Economic Corridor. Okay, so now Indian governments are also creating a lot of industrial corridors. So let us understand what are is corridors. See, these are all the industrial corridors. So Delhi Mumbai industrial corridors, DMIC. Amritsar Kolkata, Amritsar to Kolkata, there is also one. See this particular portion which I am drawing. This is another industrial corridor. Chennai to Bangalore, Chennai to Bangalore, this one. Chennai to Bangalore, Vizag to Chennai, Vizag to Chennai, you will see here. Then East Coast Economic Corridor, I told you this is particularly entire East Coast Economic Corridor, and there are 11 corridors in India. So what are these industrial corridors? See, these are the corridors that are created for industrialization, to create industries, to promote industrial sector in India. So let us understand this in more detail. See, industrial corridors are multimodal connectivity. Multimodal connectivity means they must be connected to rail, road, water, or air transport. These modalities are arranged such that the arterial modality, such as highway or railroad, receives feeder roads or railways. Means it is like arteries. So you must have seen your arteries. Arteries is like this. For example, this is the main, artery, and then there are smaller arteries connecting the entire India. So this is what they want to connect. See, one major component and then lot of arterial structures, and it wants to create a plug and play infrastructure. देखो plug and play infrastructure क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, आप क्या करो, आप कहीं पर पहुंचो, सिर्फ चार्जिंग पे अपना सिस्टम लगाओ और एकदम से काम करने लग जाओ, कितनी अच्छी सुविधा है. प्लग एंड प्ले. प्लग एंड प्ले मीन्स कि जब कोई इंडस्ट्री वहां पर आए तो उसको लाइसेंसेस, पावर सिस्टम, दे डू नॉट नीड टू गो फॉर रोड्स एंड रेलवेज, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, तभी तो भारत सरकार का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सपना साकार हो पाएगा. सो इफ यू वांट टू ग्रो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना चाहते हो, सो यू नीड टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज वाई नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई कि नहीं आई, कि जो आज की डेट में हमारी 14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, उसको हम 8% लाना चाहते हैं अगले 5 सालों के अंदर. सो दैट पर्टिकुलर लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इज ऑल्सो एमिंग एट दिस ओनली. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड. ओके, so they have created entire infrastructure like this, and this industrial corridors with your, dedicated freight corridors. For example, Delhi to Mumbai is also a dedicated freight corridor. Dedicated freight corridor means for the better supply of goods and services. So it is also a dedicated freight corridor. It is Golden Quadrilateral, Diamond Quadrilateral, Sagarmala, Bharatmala, Parvatmala. And if I have to tell you now, let us understand the things. And
just sum it up. What I'm saying is this entire structure is part of NIP, National Infrastructure Pipeline. So see, just like the pipeline, what you are creating, you're creating highways, you are creating roadways, you are creating railways. Obviously, if we have to include, you have to include the Udan scheme, उड़े देश के आम नागरिक स्कीम, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Udan scheme is also there. You are also working of inland waterways. Now, our government is also focusing on inland waterways because of the upstream and downstream. For example, lot of, with lot of neighbors, for example, with Bangladesh, we have this, inland water trade transit agreement. What it says is, I am trying to say here is, for example, in the case of India and Bangladesh, I'm just making it up. I'm just trying to explain the concept. India and Bangladesh, this is like a slope. For example, India is like this at the upper slope and Bangladesh is at the lower slope and the river flows. Okay, inland water rivers. This is a river. So this river flows from India to Bangladesh or Bangladesh to India, whatsoever is the scenario. But what I'm trying to say here is that it is at the upper slope. India is at the upper slope in this particular river. So the river is flowing from India to Bangladesh in this scenario. So what I'm trying to make you understand here is the India is a upstream country. आप CSAT के क्वेश्चंस करते हैं and Bangladesh is a डाउनस्ट्रीम कंट्री. सो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आप यहां पर एक तरीके से शिप लीजिए और शिप पर सामान लोड करिए एंड विदाउट एनी कॉस्ट, जस्ट वाटर के फ्लो के साथ आपका सामान बांग्लादेश पहुंच सकता है. यू आर यूजिंग द स्पीड ऑफ द वाटर, फ्लो ऑफ द वाटर. जो आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस करते हैं कि अगर आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं सो यू ऐड द वैल्यू, अगर आप अपस्ट्रीम आ रहे हैं तो आप माइनस कर देते हैं. आप जानते होंगे वो सारे क्वेश्चंस. तो यहां पर वही बात बोली जा रही है और उसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए मोदी जी या फिर हमारे प्रधानमंत्री आज के डेट में किस पर इंटरेस्टेड है, इनलैंड वाटरवेज. इससे पहले भी सरकार इन पर काम करती आई है. सो अगर मैं इन सबको ऑल टुगेदर कंबाइन कर दूं तो मैं बोलूंगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दैट इज 111 लाख करोड़ प्रोजेक्ट. 111 लाख करोड़ प्रोजेक्ट. तो देखो इतना बड़ा अमाउंट कैसे लाएगा भारत सरकार. तो भारत सरकार पर बोला गया है भाई पहले अमाउंट तो बताइए आप लाएंगे कहां से यहाँ पे. तो उन्होंने बोला उसके लिए हम लोग करेंगे NAM, नेशनल असेट मोनेटाइजेशन. नेशनल असेट मोनेटाइजेशन इज वो एक स्कीम है, ये एक प्रोग्राम है जो ये बोलता है कि भारत सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए किस प्रकार से पैसा अरेंज करेगी. सो दे विल ट्राई टू अरेंज द मनी बाय monetizing lot of unused assets of the government. Lot of areas, lot of assets of the government are unused and they can be utilized to earn the revenue, and that is how they will try to understand, they will try to utilize, and that is known as national asset monetization. Now comes next point, that is PM Gati Shakti. Now what is PM गति शक्ति. देखिए PM गति शक्ति को अंडरस्टैंड करने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले क्या चल रहा था. पहले का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि इस सिनेरियो से पहले, आज से पहले क्या था. तो मैं बात कर रहा हूं प्री इंडिपेंडेंस, आजादी नहीं हुई थी उससे पहले की बात करी जा रही है आपसे कि एक्चुअल में उस समय कौन थे. हम जानते हैं ब्रिटिशर्स. ओके, ब्रिटिशर्स ब्रॉट दिस ब्यूरोक्रेसी. टेल मी द एक्ट. ओके, चलिए आप लोग पढ़ चुके होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर चुके होंगे एंड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर पॉलिटी चैप्टर 1. चैप्टर 1 में ही ये पोर्शन मेंशन्ड है. मुझे बताइए कौन से काउंसिल एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था और किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत, या उस समय वाइस रॉय थे तो कौन से वाइस रॉय के अंतर्गत वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था, पोर्टफोलियो एंड द ब्यूरोक्रेसी सिस्टम. प्लीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए. बट मैं आपसे कहता हूं कि PM गति शक्ति का जो रेलिवेंस है वो हमें प्री इंडिपेंडेंस एरा में देखने को मिलेगा. क्यों आज की डेट में इसको हम ला रहे हैं, तो उसको समझने के लिए द इंडिपेंडेंस एरा में आप देखेंगे ब्रिटिशर्स ने क्या क्रिएट करे थे, ब्यूरोक्रेसी और पोर्टफोलियोज.
The bureaucracy and portfolios were developed by them. Now what happened in the bureaucracy and portfolios, जब इन्होंने ये portfolios बनाए, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला लैंड का होगा, डिफेंस का होगा, है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स का होगा, और फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू का होगा, इस तरीके से उन्होंने कई सारे पोर्टफोलियोज बना दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब इन्होंने ये पोर्टफोलियो बनाए होंगे, क्या इनमें आपस में, इन डिपार्टमेंट्स में आपस में इंटरलिंकिंग करवाने की कोशिश करी होगी? जी नहीं, माय आंसर इज नो। देखो इन लोगों ने क्या किया, हमेशा से ये जितने भी डिपार्टमेंट से, मतलब लैंड वाले डिपार्टमेंट को कभी भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ इंटर रिलेट नहीं कराया, मिलाया नहीं, इंटरलिंक नहीं कराया, हमेशा सिलोस में काम कराया। सिलोस का मतलब है अकेले में। हमेशा इनको इंडिपेंडेंट वर्क दिया, कभी भी इनको आपस में मिलने नहीं दिया। क्यों नहीं मिलने दिया? क्योंकि 1857 का जो युद्ध हुआ था, या 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ये बात बिल्कुल समझ चुकी थी कि यार अगर हम लोगों ने इन लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ मिला दिया तो ये लोग एकजुट होकर के, यूनाइटेड होकर के हमसे फाइट करेंगे, ये हमसे लड़ने आ जाएंगे। और अगर ये यूनाइटेड होकर हमसे फाइट करेंगे तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम ही लोगों को आने वाली है, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू टैकल ऑल दोस पीपल। यूनाइटेड आवाज नहीं पसंद थी ब्रिटिश सरकार को, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कभी आपस में एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज्ड होके मिल करके काम करना सिखाया ही नहीं। एंड हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। 47 के बाद से हम लोग काम करते रहे। कब तक काम करते रहे? 2021 तक काम करते रहे, करते रहे। फिर किसी को ये बात समझ में आई कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पर जो हम लोगों ने धरोहर में ब्रिटिशर से लिया उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने चेंज ही नहीं करा है। देन केम द कंसेप्ट ऑफ पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति क्या बोलता है कि देखो आपस में जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं ना, आपस में दे मस्ट बी इंटरलिंक्ड, यू नीड टू इंटरलिंक दीज डिपार्टमेंट्स। अगर आप इंटरलिंक नहीं करेंगे, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है? देखिए, इफ यू आर नॉट इंटरलिंकिंग दीज डिपार्टमेंट्स तो आपको एक चीज देखने को मिलती होगी। पहला, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप घर देखते होंगे, अपने घर के बाहर की सड़क, और घर के बाहर की सड़क आज आपको देखने को मिल गई, वो टूट गई है ना, उसको एकदम तोड़ दिया गया है, सड़क को उखाड़ दिया गया है। फिर आप जाकर के पता करते होंगे कि भैया जरा बताइए वाई यू हैव ब्रोकन दिस एंटायर रोड। तो वो कहेंगे कि बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, वाटर की पाइपलाइन, फॉर द डेवलपमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, वाटर पाइपलाइन सरकार डलवा रही है। वी विल से ओके, वेरी मच गुड। ओके, व्हाट विल हैपन आफ्टर वाटर पाइपलाइन डल जाएगी, यहाँ पर पाइपलाइन डल जाएगी, और करीबन करीबन 6-7 महीने बाद यहाँ पर फिर से एक नई रोड बन जाएगी। बट रोड बन करके खत्म ही होती है कि अगले 20 दिन बाद फिर टूट जाती है, फिर से उसको सरकार तोड़वा देती है। फिर आप जाकर के उनसे पूछते हो व्हाट हैपेंड, अभी तो आपने बनाई थी, अब क्या हो गया है? तो वो बोलेंगे आपसे कि भैया देखो अब ये हो गया है कि यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, गैस पाइपलाइन। तो आपका एक सवाल उनसे आता है कि भैया आपको ये पहले नहीं पता था, 6 महीने पहले आप गैस पाइपलाइन नहीं डाल सकते थे, फिर आपने नई सड़क तोड़ी? तो वो बोले भैया हमारे को तो सरकारी आदेश है। चलो गैस पाइपलाइन डली, एंड देन एक नई रोड बनी 8-9 महीने बाद। बट जैसे ही रोड बनी फिर 1 महीने बाद टूट गई। अब की बार आप परेशान हो गए और आपने पूछा कि भैया अब क्या हो गया? तो वो बोलेंगे सुनो, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स डाल रहे हैं हम कि आपका इंटरनेट अच्छा है। तो आप बोलोगे यार इन मीटी वालों को पहले नहीं पता था क्या? देन कम्स द प्रॉब्लम कि ये आइडेंटिफाई हुआ कि एक्चुअल में ये सिलोज में काम कर रहे हैं, एक को पता ही नहीं है कि दूसरा क्या प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। तो अगर हम सबकी प्रॉब्लम्स को या सबके प्रोजेक्ट्स को एक दूसरे के साथ अलाइन कर दें, सारी मिनिस्ट्रीज को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दें, हार्मोनाइज्ड कर दें, एक दूसरे के साथ सिखा दें कि किस तरीके से वर्क करना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति शक्ति किस पर्पस के लिए आया है? इसी पर्पस के लिए तो आया है दोस्तों, ताकि आपस में हार्मोनाइज कर सकें, 15 मिनिस्ट्रीज आपस में मिल करके काम कर सकें, एंड एवरी प्रोजेक्ट शुड बी ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल दी मिनिस्ट्रीज कैन कोलैबोरेट, डू दी हार्मोनाइज्ड वर्क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैपिंग के कुछ पोर्शंस को देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें करेंगे। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लक्षद्वीप आइलैंड्स अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहे। लक्षद्वीप को बोलते हैं 1 लाख आइलैंड्स मलयालम की लैंग्वेज में। तो आप मलयालम लैंग्वेज में देखेंगे तो इनको बोलते हैं 1 लाख आइलैंड्स।
ओके, बट 1 लाख आइलैंड्स नहीं, एक्चुअल में कितने आइलैंड्स हैं? 36 स्मॉल आइलैंड्स हैं, जिसमें से करीब 25 आइलैंड्स ऐसे हैं जिस पर हैबिटेशन है, मतलब जहां पर आप इनहैबिट कर सकते हैं। बाकी 11 आइलैंड्स जो हैं जिन पर वो सबमर्ज हो चुके हैं, जिन पर आप नहीं कर सकते हैं, देयर इनहैबिटेड, इन पर कोई नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स हैव लो एलिवेशन। लो एलिवेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, और ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होंगे तो कितनी ऊंचाई पर है? नॉट मोर देन 5 मीटर्स अबव द सी लेवल। तो सी लेवल से 5 मीटर के अंदर ही अंदर इनकी आपको ब्रेथ या विड्थ देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? दे आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू दी सी लेवल चेंज। जो सी लेवल का जो चेंज हो रहा है उसमें एक्सट्रीम वनरेबिलिटी देखने को मिलती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से व्हाट द सी लेवल राइज इज हैपनिंग, तो दिस सी लेवल राइज विल बी अफेक्टेड। Okay, next is your relief features. If I have to talk about the relief features here, you will understand there the relief features are absent. Mostly they are absent. There are no hills, streams, valleys, and most of the topography, जो topography है उसकी flat है। चलिए, यहां पर जो सॉइल है इट इज रिच इन कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम रिच सॉइल है, ऑर्गेनिक लाइमस्टोन्स मौजूद हैं, एंड स्केटर्ड वेजिटेशन ऑफ पाम स्पीशीज है। कई सारी पाम स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। एंड्रोथ ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेड है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां पर, अगर आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं एंड्रोथ को, तो आप अपने मैप पे भी देख सकते हैं, है ना। आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास यू हैव दी एटलस विद यू, तो आप एटलस भी ओपन कर लीजिए और चेक करते रहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ एंड्रोथ की। एंड्रोथ आइलैंड को देखोगे तो आप वो इस शेप में है एंड्रोथ आइलैंड। इट मीन्स इट इज लोकेटेड, किस तरीके से ओरिएंटेड है? ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट वाले लोकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। इट इज लोकेटेड इन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन में देखने को मिलेगा, मतलब इट इज लाइक दिस, ठीक है, ये इस शेप में। बट आप अगर बाकी आइलैंड्स को देखोगे तो देखो जनरली ये किस में, इस तरीके से है। कोई भी आइलैंड देख लीजिए आप, जनरली दे आर नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेड, एक्सेप्ट एंड्रोथ आइलैंड। एंड्रोथ आइलैंड के अलावा देखो चेरियाम हो, कालपेनी हो, चाहे सुहेली हो, बांगाराम हो, बित्रा हो, ये सब आइलैंड से मिल करके बनाए आपका पूरा का पूरा लक्षद्वीप। बट ये जितने भी आइलैंड्स हैं दे ऑल आर नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेड, मतलब ये इस तरीके से हैं। बट अगर एंड्रोथ की बात करें तो इस तरीके से है। तो इस तरीके का सवाल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट है और कौन जनरली नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेड है। चलिए अब बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ आइलैंड्स। अमीनीडीवी आइलैंड्स नॉर्दर्न मोस्ट है, कंसिस्ट ऑफ 6 मेन आइलैंड्स, अमीनी, केल्टान, चेतलात, कदमात, बितरा, पेरुमुल, पार। लैक्कडीव आइलैंड्स मिडिल पोर्शन बनता है किसका? लक्षद्वीप का। और एंड्रोथ, कालपेनी, कावरत्ती, पिथ, सुहेली। कावरत्ती द कैपिटल इज ऑल्सो हेयर। मिनिकॉय आइलैंड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस्ड, ये सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड बोला जा सकता है इन तीनों में। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एडवांस आपका कौन सा है? मिनिकॉय आइलैंड, एंड इट इज द सदर्न मोस्ट पोर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट इज बोहा जियोलिफ्स। बोहा जियोलिफ्स, देखो अगर आप यहाँ पर इमेजेस देख पा रहे हो तो इस इमेजेस में आप देख पाओगे देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ना कुछ लाइंस और फिगर्स ड्रॉन हैं। दीज लाइन्स एंड फिगर्स जो इस तरीके से ड्रॉन्ड है, आप इधर भी देख सकते हैं। नासगा जो लाइन्स हैं उनको भी हम बोल सकते हैं, या ये इस तरीके से जो लाइन्स डेवलप्ड हैं, ये इनको बोला जाता है बोहा जियोलिफ्स। बोहा जियोलिफ्स क्या है? Large man-made unexplained geometrical patterns on land. It is a large design or motif generally longer than 4 meters produced on the ground and typically formed by clastic rocks. तो particularly कौन सा टाइप का रॉक यहाँ पर यूज किया जाता है? क्लास्टिक रॉक्स। और क्लास्टिक रॉक्स पर ही इस तरीके के जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए जाते हैं, एंड इट इज मैन मेड ऑल्सो एंड इट इज नेचुरल ऑल्सो। नेचुरली भी ये काम किया जा सकता है, मैन मेड। अब देखो मैन मेड कैसे किया जा सकता है? ऑब्वियसली जो क्लास्टिक रॉक्स है उसमें आप कुछ रॉक्स को हटा दो और कुछ पैटर्न्स को बना दो। अब ये पैटर्न्स को क्यों बनाया जाता है? ताकि एक इट्स लाइक कि काफी टाइम से ये काम करा जा रहा
रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, या वहाँ के लोग अपने अपने कल्चर को कुछ दिखाना चाहते हैं या आगे पीढ़ी को देना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट, तो आप ऐसा कर सकते हो। नेचुरली भी ये काम हो जाता है। नेचुरली ये काम कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द वेरियस मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल जो हैवी मटेरियल होता है, देखो, ड्यू टू एक्सट्रीम एरिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, जियोकेमिकल ट्रांसलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मिनरल्स का, और ये सेंचुरीज का प्रोसेस है, सच दैट द हेवियर मिनरल्स जैसे कि आयरन और मैंगनीज मूव अवे फ्रॉम द लाइटर मिनरल्स, विच लीड टू द ग्रेजुअल फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट बैंड्स हार्डर एंड सॉफ्टर मिनरल कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में देयर इज अ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और मिनरल्स के अंदर आपस में जो ये प्रोसेस है ये सेंचुरीज में होता है। सेंचुरीज के अंदर मतलब देयर विल बी अ लैक, देयर विल बी, इट विल बी लाइक ऑफ कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा हार्डर मिनरल्स होंगे, फिर इसके बाद लाइटर मिनरल्स, फिर यहाँ पे हार्डर मिनरल्स, फिर लाइटर मिनरल्स, तो ऑल्टरनेटिव बैंड क्रिएट हो जाता है। अब ऑल्टरनेटिव बैंड क्रिएट होने के बाद देखो फिर क्या होगा, with the time the areas with softer materials get slowly eroded। अब देखो यहाँ पर softer material है, जहां पर भी L है, तो ये softer material यहाँ से भाग जाएगा या हट जाएगा। क्यों? सॉइल। अब देखो सॉइल कैसे इरोड होती है, यू नो लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो आप ज्योग्राफी में ये पोर्शंस पढ़ चुके हैं कि हवा की वजह से भी हो सकती है, पानी की वजह से भी हो सकती है, बट किसी भी वजह से दिस पर्टिकुलर सॉइल वो हवा लेकर के वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स को हटा रही है, और उसकी वजह से इरोजन होता है, और जिसकी वजह से एक्चुअल में यू विल सी व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स नाउ विल बी क्रिएटेड, इट विल बी लाइक दिस। तो एक आपको लाइन देखने को मिलेगी, वो लाइन किस चीज की है? हार्डर मटेरियल की। फिर उसके बाद गैप देखने को मिलेगा, और इसी तरीके के ज्योग्राफिकल पैटर्न्स आपको नेचुरली देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोआ जियोलिफ कहते हैं। न्यूज में थे एग्जांपल्स इंक्लूड द नास्का लाइंस इन साउथ अमेरिका। चलिए बात करते हैं अंटार्कटिका की जल्दी से। अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इट कंटेन्स द ज्योग्राफिकल साउथ पोल। देखो ज्योग्राफिकल साउथ पोल आप जानते हैं, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो साउथ पोल यहां मिलता है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर। व्हाई फ्रेश वाटर? बिकॉज दिस एंटायर एरिया इज अंडर परमानेंट आइस। नेक्स्ट, एंटार्क्टिका इज अ कोल्ड डेजर्ट। देखो ये डेजर्ट है, बट एक कोल्ड डेजर्ट है। आप जानते हैं डेजर्ट्स कैन बी कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो। जल्दी से मुझे एक कोल्ड डेजर्ट का नाम बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, व्हाट विच इज अ कोल्ड डेजर्ट with annual precipitation of only 200 मीटर along the coast. It was a part of Gondwana landmass। आप जानते होंगे जब आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा होगा, तो उस समय यू नो द अर्थ was consisting of a complete Pangea एंड टेथिस सी। और धीरे धीरे फिर आपको देखने को मिला होगा अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, एंड देन द गोंडवाना लैंड मूव्ड नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है, और मूव करते 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 इट इट कोलाइड्स विद द योर यूरेशियन प्लेट। एंड जब वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराता है, उसी वजह से तो हमारे फोल्ड माउंटेन्स दैट आर हिमालयन माउंटेन्स जन्म लेते हैं, या फिर उनका होता है प्रोसेस पूरा का पूरा। तो आप पढ़ चुके होंगे, इट बिकेम आइसोलेटेड विद द ओपनिंग ऑफ ड्रेक पैसेज। नाउ दिस यूपीएससी कैन आस्क यू ड्रेक पैसेज क्या है बिटवीन अंटार्कटिका एंड साउथ अमेरिका। देखो ड्रेक पैसेज क्या है, मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं। दिस इज ड्रेक पैसेज। सो दिस इज योर साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना पोर्शन, एंड दिस इज योर स्टार्टिंग ऑफ योर अंटार्कटिका। तो इसके बीच में दिस एंटायर एरिया इज अ ड्रेक पैसेज, याद रखिएगा। It is the only continent which is isolated and zero populated. About 98% of your Antarctica remains covered with snow permanently. The average thickness is 2 to 5 kilometers. The Palmer Peninsula is the part of Antarctica which is ice free to some extent. अभी हम देखेंगे Palmer Peninsula कहाँ है. It is the northernmost part of the mainland of Antarctica. Mainland of Antarctica में सबसे ऊपर का पोर्शन को हम लोग बोलते हैं Palmer Peninsula. Next, Ellsworth Mountains to the south of Antarctic Peninsula Cordillera are the Ellsworth. ठीक है, तो Antarctic Peninsula Cordillera, it is located on the northern Antarctic Peninsula and the Graham Land and Palmer Land. Mount Vinson Massif is the highest peak in Antarctica. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं सबसे पहले क्या चीज बोल रहा हूं। देखिए Antarctic Peninsula Cordillera, दिस इज अंटार्कटिक पेनिनसुला कॉर्डिलेरा। ठीक है, यहां पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, वन इज योर रॉनी आइस शेल्फ। रॉनी आइस शेल्फ एक वर्ड। माउंट विंसन, देखिए यहां पे माउंट विंसन मैसिव।
फिर ये है वेस्ट अंटार्कटिका, दिस इज ईस्ट अंटार्कटिका, और इसको डिवाइड करता है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स। माउंट एरिबस यहाँ पर है, रॉस सी यहाँ पर है, रॉस आइस शेल्फ यहाँ पर है। ये कुछ पोर्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। और देखिए यहां से यहां को जो जाता है दैट इज ड्रेक पैसेज। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए माउंट एरिबस इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ अंटार्कटिका। तो ये रहा माउंट एरिबस, दिस इज द एक्टिव वॉल्केनो। ओके, नेक्स्ट मेजर सी एंड आइस शेल्फ्स। मेजर सी और आइस शेल्फ्स क्यों? रॉस सी, इट इज द सदर्न मोस्ट सी। ये याद रखिएगा, रॉस, गेट्स, एबट, जॉर्ज, विलिंगटन, लार्सन, री लार्सन, फिम्बुल, आर्मेरी, वेस्ट, शैकल्टन। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो। जहां पर ये न्यूज में थे, अब ये न्यूज में क्यों थे? बिकॉज अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा रॉस आइस। देखिए दिस पर्टिकुलरली रॉस आइस शेल्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा पिघल गया, टूट गया, और जब इट ब्रेक्स डाउन, आपको पता है कि अगर वो इतना बड़ा टुकड़ा पिघल रहा है या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या है, इट scientists are fearing that it will lead to increase in the sea level also, and glacial warming हो रहा है या फिर global warming हो रहा है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही। नेक्स्ट इज इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम। So you should also remember the Indian Antarctic program. See, this program was initiated in 1980-82. तो 1980 और 1982 तक ये प्रोग्राम स्टार्ट करा गया। इसका काम क्या है? साइंटिफिक रिसर्च इन फ्रोजन कंट्रीज। तो फ्रोजन कंट्रीज या कॉन्टिनेंट के अंदर, पर्टिकुलरली उस जगह मतलब अंटार्कटिका के अंदर साइंटिफिक रिसर्च करी जाए टू ट्राई सो दैट वी कैन इवेलुएट दी, यू कैन चेक दी fauna and flora of that particular place. First Indian expedition to Antarctica was in 1981. तो 1981 में पहली बार भारत से लोग गए थे अंटार्कटिका। वो रहने नहीं गए थे, बिकॉज वहां पर आप हैबिटेशन के लिए नहीं जा सकते। कमर्शियल हैबिटेशन वहां पे कभी भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए Antarctica Treaty of 1959. It is collectively known as the Antarctic Treaty System. It regulates international relations with respect to Antarctica. एक ट्रीटी है जो अंटार्कटिका को रेगुलेट करती है, 1959 में आई थी। ये ट्रीटी ये बोलती है कि एक्चुअल में अंटार्कटिका क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की डेफिनेशन देने वाली ये ट्रीटी है। फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी के पर्पस के लिए आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका डिफाइन करा गया है। अंटार्कटिका इज डिफाइंड एज ऑल ऑफ द लैंड एंड आइस शेल्फ्स। सारा लैंड और सारे आइस के जो शेल्स अभी हमने देखे, रॉनी है या रॉस है या जितने भी आइस शेल्स हैं, गेट्स है, ये सारे के सारे आइस शेल्स या वहां पर जो लैंड मास है दैट इज साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड। दिस इज द कीवर्ड, साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे का सारा एरिया आप अंटार्कटिका मानते हैं एज पर द ट्रीटी। और ये ट्रीटी सबके लिए कंबाइंड है। द ट्रीटी एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961। 1961 में ट्रीटी आई। द ट्रीटी सेट्स असाइड अ साइंटिफिक प्रिजर्व एस्टैब्लिशमेंट फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब ट्रीटी कहती है कि आप और आप सिर्फ अंटार्कटिका में जा सकते हैं एक्सपीडिशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, बट आप वहां पर किस पर्पस के लिए नहीं जा सकते? आप मिलिट्री एक्टिविटी नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति इस कॉन्टिनेंट को अकेला क्लेम नहीं कर सकता है। Nobody can do nuclear explosions, radioactive waste का disposal नहीं कर सकते हो आप। ये सब कुछ prohibited है। Protocol on Environment Protection to the Antarctic Treaty, also known as Madrid Protocol, it is the main instrument concerned with the conservation and management of biodiversity of Antarctica. तो याद रखना इसी का एक प्रोटोकॉल है मैड्रिड प्रोटोकॉल। और मैड्रिड प्रोटोकॉल का क्या पर्पस है? वो ये बोलता है कि इस जगह पर आप क्या फोकस पर करेंगे, that this place must be focused for what? कि बायोडाइवर्सिटी वहां की हार्म ना हो, बिकॉज सर्टेन स्पीशीज वहां पर अडेप्टेड हैं और कई सालों से वहां पर इवॉल्व होती हुई आई हैं जिनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, दैट इज वाई यहां पर कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए जाते हो। अब आपसे यूपीएससी बोलेगा इंडियन रिसर्च स्टेशंस बताइए अंटार्कटिका के अंदर। द अंडर द एनवायरमेंट प्रोटोकॉल ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी, इंडिया हैज सेट अप 3 स्टेशंस टिल नाउ। 3 स्टेशंस हैं, एक है मैत्री, एक है भारती। मैत्री, भारती, और तीसरा इसमें में नहीं है बट दैट वाज दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो देखो सबसे पहला भारत का था दक्षिण गंगोत्री, फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन
in 1983-84 during third Antarctic expedition. 2,500 किलोमीटर फ्रॉम साउथ पोल. मैत्री. सेकंड जो आज ऑपरेशनल है, दिस इज ऑपरेशनल. 1988 आइस फ्री रॉकी एरिया ऑफ द शेरमाचर ओएसिस selected for second research station. Next is your Bharati. Bharati, very latest 2015, located beside Larsemann Hill. Larsemann Hill के साइड में है. It is constructed using 134 recycled shipping containers. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिसाइकल्ड मटेरियल से हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है. कौन इंडिया के अंटार्कटिक प्रोग्राम को सुपरवाइज और रेगुलेट करता है? इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम is supervised, controlled and regulated by National Center for Antarctic and Ocean Research, NCAOR, comes under the Ministry of Earth Science. ठीक है, यहां तक आपको ये पॉइंट पता होनी चाहिए. अच्छा, मुझे एक जल्दी से एक बात बताओ, आर्टिक के अंदर भी हमारा एक रिसर्च स्टेशन है. इंडिया ऑल्सो हैज अ रिसर्च स्टेशन इन आर्टिक रीजन. टेल मी व्हाट इज द पर्टिकुलर क्राइटेरिया, या उसका नाम क्या है और वो कब बना था? तो आर्टिक में कब हमारा स्टेशन बना है और उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में. चलिए नेक्स्ट, मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी इज अ इंटरकॉन्टिनेंटल सी. ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल सी है. आपसे पूछा जाएगा ये क्या करता है? सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से. यूरोप और अफ्रीका को जो डिवाइड करने वाला सी है उसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन सी. इट ऑल्सो कनेक्ट्स टू द अटलांटिक ओशन बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार. तो गिब्रल्टार से वेस्ट में टू द सी ऑफ मरमरा एंड द ब्लैक सी बाय द स्ट्रेट्स ऑफ डांडेनेल्स, Bosphorus respectively in the east, and to the southeast connected with Red Sea by the Suez Canal. तो देखो एक बार यहां पर आपको दिख जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये रहा अटलांटिक ओशन. ओके, दिस अटलांटिक ओशन इज देयर. आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली ये है स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार. दिस इज योर अफ्रीका पोर्शन. ये रहा मोरक्को और ये है स्पेन, और इन दोनों को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टार. तो देखो एक्चुअल में अगर आपको अटलांटिक ओशन जाना है तो यहां से आप गिब्रल्टार से होते हुए निकल सकते हैं. देन नेक्स्ट इज योर ब्लैक सी. अब ब्लैक सी यहां पर है, ब्लैक सी बॉस्फोरस स्ट्रेट. तो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जो चेक करता है, ज्वाइन करता है, उसे बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट. सी ऑफ मरमरा और एजियन सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को जो कंबाइंड करता है डांडेनेलस स्ट्रेट. डांडेनेलस स्ट्रेट इज टर्की के लेफ्ट में. ओके, नेक्स्ट आपको यहां पर आपसे एक सवाल पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइन दी और बॉर्डर दी मेडिटेरियन सी. तो मेडिटेरियन सी पे देखो कौन कौन सी कंट्रीज हैं. ऑब्वियस सी बात है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मैंने यहां पे सारी कंट्रीज आपके लिए मेंशन कर दी हैं. अल्बेनिया, अल्जेरिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हेर्जेगोविना, साइप्रस, इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मॉन्टेनिग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, ट्यूनीशिया एंड टर्की. 18. ओके, सो दे आर दी कंट्रीज पर्टिकुलरली. तो बीच वाली कंट्रीज को अगर आप मिला लेते हो, जैसे माल्टा को मिला लेते हो, साइप्रस को मिला लेते हो, ये सारी कंट्रीज, तो फिर वो 22 बन जाती हैं. ओके, 22 कंट्रीज दैट बॉर्डर दी मेडिटेरियन सी. नेक्स्ट न्यूज में था गोलन हाइट्स. गोलन हाइट्स ऑल्सो कॉल्ड गोलन प्लाटू इज अ हिली एरिया बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर. देखिए गोलन हाइट्स कहां पर है? गोलन हाइट्स इजराइल के इस वाले पोर्शन पर है. तो दिस इज अ गोलन हाइट्स बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर, सी ऑफ गैलीली ऑन द वेस्ट. तो सी ऑफ गैलीली आपको मिलेगा वेस्ट पे. देखिए दिस इज सी ऑफ गैलीली. तो यूपीएससी आपसे पूछेगा सी ऑफ गैलीली कहां पर है? इजराइल में है. माउंट हरमन ऑन द नॉर्थ. देखिए ऊपर की साइड यहां पर क्या है? माउंट हरमन. एंड यारमुक रिवर ऑन दी साउथ. तो साउथ में आपको देखने को मिलेगा यारमुक रिवर देखने को मिलेगी. एंड दिस इज रिवर जॉर्डन. ये पूरी की पूरी रिवर जॉर्डन है.
ओके, चलिए, नेक्स्ट इज योर ब्लैक सी. Black Sea is a marginal Mediterranean Sea of the Atlantic Ocean lying between Europe and Asia. तो यूरोप और एशिया के है. इट लाइज ईस्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला, साउथ ईस्ट यूरोप, साउथ ऑफ द ईस्ट यूरोपियन प्लेन इन ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट ऑफ द कॉकस माउंटेन एंड नॉर्थ ऑफ द एंटोलिया इन द वेस्टर्न एशिया. एक बार मैप में आप देख सकते हैं. सी, दिस इज ब्लैक सी. जी, तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लैक सी, पर्टिकुलरली दिस इज अ ब्लैक सी. ये रहा सी ऑफ मरमरा, ये है एजियन सी. ठीक है, दिस इज टर्की. तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जैसे यहां पर लिखा है सेवास्तोपोल पोर्ट. तो देखो यूपीएससी आपसे सेवास्तोपोल पोर्ट के बारे में भी पूछ सकता है. नाउ व्हाई सेवास्तोपोल पोर्ट इज इन न्यूज? सेवास्तोपोल पोर्ट न्यूज में इसलिए है बिकॉज रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, बिकॉज ब्लैक सी इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है. तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा ब्लैक सी से रिलेटेड और सेवास्तोपोल पोर्ट से रिलेटेड. देखिए, when we are talking about Russia Ukraine war में हम सबको सिर्फ ऐसा लगता है it is only because of NATO जो लड़ाई चल रही है. It is not only because of NATO. There is a war also going on. एक लड़ाई और चल रही है. क्यों आज की डेट में आपको देखने को मिलेगा? ये क्या है? क्रीमिया वाला रीजन है. देखो, ये यूक्रेन है ऊपर, यूक्रेन का नीचे जो ज्वाइनिंग वाला है एरिया, ये दिस व्हाट आई हैव highlighted, this particular region is your क्रीमिया. तो क्यों क्रीमिया वाला रीजन 2014 में आपको देखने को मिलेगा रशिया ने एनेक्स कर लिया था? इसके पीछे बहुत बड़ी एक पॉइंट है. व्हाट इज अ पॉइंट? बिकॉज रशिया डज नॉट हैव 24/7 एक्सेसिबल पोर्ट्स. देखो, सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट है उसके पास, बट इट इज नॉट ऑल टाइम एक्सेसिबल. नेक्स्ट पोर्ट जो उसके पास है, इट कम्स अंडर योर सी ऑफ जापान. तो अगर वो यहां से निकलने की कोशिश करता है, कल को रशिया वांट्स टू गो आउट फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, यहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो आपको देखने को मिलेगा इधर उसके पास कुछ पोर्ट्स हैं, जरूरी नहीं है, बट यहां से निकल नहीं सकता बाहर. क्यों? क्योंकि यहां पर जापान जो कि यूएसए का दोस्त है, वो अपनी पूरी सबमरीन्स खड़ी कर देगा, अपने वेपन्स लगा देगा. तो यहां पर वो ब्लॉक हो जाता है. देन इन दी कोल्ड टाइम पीरियड उसके जो वेस्टर्न पोर्ट्स हैं वो भी नहीं हो पाते हैं. अगर उसको वॉर लाइक कंडीशंस में जाना है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा, दैट वाज सेवास्तोपोल पोर्ट. उसको सेवास्तोपोल पोर्ट चाहिए था किसी भी सूरत में, बिकॉज सेवास्तोपोल पोर्ट कैन गिव हिम एंट्री इन द ब्लैक सी. ब्लैक सी में वो लड़ाई लड़ सकता है, सी के अंदर उसको अपनी हेगेमनी बढ़ानी है. तभी तो आप देखोगे नेवी फ्लीट, जो ब्लैक फ्लीट कमांडोज हैं, वो इसकी सेवास्तोपोल पोर्ट पर आज की डेट में तैनात है. ओके, फिर सी ऑफ मरमरा से एजियन सी के थ्रू वो एंटर कर सकता है मेडिटेरियन वाले एरिया में. सो दैट इज वाई वो इतना ज्यादा सेवास्तोपोल पोर्ट के पीछे पड़ा हुआ था और क्रीमिया को एनेक्स किया था उसने. देखिए, सी ऑफ मरमरा separating Asiatic and European parts of Turkey. It serves as a transitional zone between Black Sea and Mediterranean Sea. Bosphorus Straits on the northeast with the Black Sea, Dardanelles on the southwest with the Aegean Sea. Bosphorus, the Dardanelles Strait and Sea of Marmara forms the part of Turkish strait systems. Now this is another point that UPSC will ask you. Turkish strait system क्या है? तो Bosphorus, Dardanelles Strait and Sea of Marmara, इन तीनों को हम लोग Turkish strait systems बोलते हैं. देखिए, this is Sea of Marmara again. So Bosphorus Strait, Sea of Marmara. Next point is Grand Ethiopian Renaissance Dam. इजिप्ट एंड सुडान अर्ज्ड यूएनएससी अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टू अंडरटेक प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी एंड कॉल फॉर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन इथियोपिया over availability of water from its dam on the Nile River, but Ethiopia insisted the matter can be solved by the African Union and many councils member agreed. कहने का मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर ना तीन कंट्रीज के बीच में विवाद चल रहा है. एक है इजिप्ट, एक है सुडान और एक है आपकी इथियोपिया.
इन तीनों के बीच में एक विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा विवाद को समझते हैं सबसे पहले। और वो समझने के लिए हमें उसकी लोकेशन को चेक करना है। देखिए अगर आप लोकेशन देख पाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखो ये वाला पॉइंट पढ़िए, आपको ये बात समझ में आएगी। इजिप्ट लाइज डाउन स्ट्रीम। इजिप्ट को और सूडान को प्रॉब्लम क्या हो रही है? हाल ही में इजिप्ट ने, अभी मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, तो इजिप्ट नीचे की साइड आता है और ये ऊपर की साइड आता है, दैट इज इथोपिया। ठीक है, कौन सी रिवर है? ब्लू नाइल रिवर। कौन सी रिवर की बात हो रही है यहाँ पे? ब्लू नाइल रिवर की बात हो रही है। आप जानते हैं नाइल रिवर को, तो ब्लू नाइल रिवर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनको प्रॉब्लम किस बात पे हो रही है? ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम बना रहा है इथोपिया, एक डैम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अगर डैम क्रिएट कर लेगा, मान लो फॉर एग्जांपल पानी का फ्लो ऐसे आता है एंड दे आर क्रिएटिंग अ डैम हियर, व्हाट विल हैपन? द डाउनस्ट्रीम कंट्री विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दी वाटर। दैट इज वाई, तो आप देखोगे कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 अभी हाल ही में न्यूज में चल रही है, तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के केस में भी आप लोगों ने ये बात सुनी होगी कि भारत सरकार क्या बोल रहा है कि हम रावी नदी के ऊपर क्या बनाने वाले हैं? बांध बनाने वाले हैं। बिकॉज यू शुड नो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस, चेनाब और झेलम वो किसको दिया गया था, वो किसको सौंपा गया था? इट वॉज बींग हैंडेड ओवर टू दी, द वाटर ऑफ द इंडस, चेनाब एंड झेलम वॉज हैंडेड ओवर टू दी पाकिस्तान एंड रावी, ब्यास, सतलज, दैट इज द 20% ऑफ द टोटल इंडस वाटर सिस्टम वॉज हैंडेड ओवर टू दी इंडिया। और इंडिया के राइट्स हैं कंप्लीट उसके ऊपर। बट रावी नदी के ऊपर अगर हम डैम बना लेंगे तो एक डाउनस्ट्रीम कंट्री पाकिस्तान है जिसको पानी नहीं मिलेगा, तभी तो वो इतना विवाद कर रहे हैं। Similar are the concerns with the your तीस्ता वाटर इशू विद दी बांग्लादेश। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। सो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? देखो, इट इज अ ग्रेविटी डैम ऑन दी ब्लू नाइल रिवर। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? इथोपिया से नीचे की तरफ पानी नहीं आ पाएगा। दैट इज वाई इजिप्ट इज सेइंग कि यूएनएससी को प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, मतलब पहले से ही कि बाद में प्रॉब्लम आएगी यूएनएससी में, पहले ही आ जाओ, प्रिवेंट कर दो। और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी के तहत आ करके दे शुड कम एंड टेल इथोपिया टू सॉल्व द मैटर थ्रू यूनाइटेड नेशंस। इट मस्ट बी अ मैटर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, whereas Ethiopia is saying it is a personal matter and African Union can solve, and whereas African Union people are saying yes, Ethiopia is right, we should not go to UNSC। but देखो सूडान को भी प्रॉब्लम हो रही है, सेम इज द केस विद सूडान। सूडान को भी पानी नहीं मिलने वाला है। दैट इज वाई इजिप्ट एंड सूडान आर अगेंस्ट दिस डैम एंड दैट इज वाई इट वाज इन न्यूज। इसी डैम को हम लोग मिलेनियम डैम बोलते थे पहले। द डैम इज दी बैंगिशकुल गुमुस रीजन ऑफ इथोपिया। तो ये कहां पर पड़ता है? देखो इस रीजन में पड़ता है। द डैम ऑन द ब्लू नाइल इज 80% कंप्लीट एंड एक्सपेक्टेड टू रीच फुल जनरेटिंग कैपेसिटी इन 2023। हेंस वहां पर इजिप्ट और सूडान को प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सूडान को फायदा भी होने वाला है बिकॉज ऑफ द वाटर जनरेटिंग कैपेसिटी। बिकॉज सूडान डाउनस्ट्रीम होने की वजह से जब फ्लड्स आते थे नाइल रिवर में तो बहुत ज्यादा लोग उधर प्रभावित होते आते थे। तो सूडान इज ऑल्सो सेइंग कि चलो ठीक है, बट इजिप्ट को प्रॉब्लम आने वाली है, पानी नहीं मिलने वाला है। उसी पर्पस के लिए आपको देखने को मिलेगा दिस पर्टिकुलर पॉइंट वाज इन न्यूज। सो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सी दिस इज सूडान, दिस इज नाइल रिवर, ये है इजिप्ट। ओके यहां पर भी आप देख सकते हैं एंड दिस रीजन खारोतम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो यहां पर याद रखिएगा, यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। खारतुम, ब्लू नाइल, लेक टाना, ओके, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट, ओके, देन यू शुड नो इथोपिया। ओके चलिए नाइल रिवर के बारे में देख लीजिए, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये रिवर कैसे है, आपको लग रही होगी मैप में, बट आप ऐसा समझिए कि रिवर इस तरीके से है, मतलब फ्लो इसका इस तरफ है, दिस इज द फ्लो। और फ्लो इस तरफ होने का मतलब क्या है? द स्लोप मस्ट बी लाइक दिस। ऑब्वियसली बात है, स्लोप ऐसा होना चाहिए, देखो तभी वो इस तरफ जा रहा है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो स्लोप इस तरफ होगा। और अगर स्लोप इस तरफ होगा तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? इथोपिया इज अ अपस्ट्रीम कंट्री। And see, Egypt is a downstream country here। तो इजिप्ट डाउनस्ट्रीम बन जाता है और वहां पर वो अपस्ट्रीम बन जाता है। ठीक है, सो सी इजिप्ट इज नॉट गोइंग टू गेट वाटर अगर यहां पर आप लोगों ने क्या बना दो? डैम।
सो इफ यू क्रिएट डैम हेयर, इथोपिया इज क्रिएटिंग डैम हेयर, तो क्या यहाँ पे पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रही है। It rises south of the equator, flows northward toward north to drain into Mediterranean Sea। तो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, यूपीएससी बोलेगा भाई बताइए नाइल रिवर कहां पर ड्रेन आउट होती है? मेडिटेरियन सी में ड्रेन आउट होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर यही है। द ड्रेनेज बेसिन कवर्स 11 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज है? देखिए, टैंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, इथोपिया, एरिट्रिया, साउथ सुडान, रिपब्लिक ऑफ सुडान, इजिप्ट लास्ट ऑब्वियसली, है ना। द नाइल हैज टू मेजर ट्रिब्यूटरीज। इस नाइल की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, व्हाइट नाइल विच बिगिंस एट लेक विक्टोरिया एंड द ब्लू नाइल। ओके, चलिए आर्टिक रीजन। It is a polar region located at northernmost of the earth. It consists of the Arctic Ocean, adjacent seas and part of Alaska, Canada, Finland, Greenland, Iceland, Norway, Russia, Sweden. Land within the Arctic region has seasonally varying snow and ice cover. No country, this is very important, याद रखिएगा, कोई भी country own नहीं करती है geographic North Pole को और the region of the Arctic पर्टिकुलरली, कोई भी कंट्री के अंडर ये नहीं आता है। 6 आर्टिक स्टेट्स दैट बॉर्डर द आर्टिक ओशन। यूपीएससी कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और द कंट्रीज पर्टिकुलरली बॉर्डर द आर्टिक ओशन? सो इट इज कैनेडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड 2 आर्टिक स्टेट्स दैट इज फिनलैंड एंड स्वीडन डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द आर्टिक ओशन बट दे ऑल्सो बॉर्डर इट। नेक्स्ट कम्स इज आर्टिक काउंसिल। देखिए, इंटर गवर्नमेंटल फोरम किस पर्पस के लिए बनाई गई है? टू हैव कोऑर्डिनेशन, इंटरैक्शन एंड कॉपरेशन अमंग द आर्टिक स्टेट्स। तो आर्टिक स्टेट्स के अंतर्गत। नाउ यूपीएससी विल आस्क यू वन क्वेश्चन, हु आर द मेंबर्स ऑफ द आर्टिक? सो इज इंडिया द मेंबर? नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, क्या भारत ऑब्जर्वर है? इज इंडिया ऑब्जर्वर इन दी आर्टिक काउंसिल और नॉट? देखिए, पास्ट ईयर में भी यूपीएससी इस बात पर सवाल पूछ चुका है पहले भी, तो आप भी बता दीजिए कि क्या भारत ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है यहां पर कि नहीं। देखिए, कुछ पोर्शन जो अभी हमें देखने को मिलेंगे किससे रिलेटेड हैं? इट इज रिलेटेड टू दी अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान में सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हेयर दिस पॉइंट इज जारांज। जारांज, ओके, जारांज याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको हेरात याद रखना है। नेक्स्ट आपको मज़ार शरीफ याद रखना है। एक सेकंड में इसको और छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। चलिए जी, तो देखिए, मज़ार शरीफ ये याद रखिएगा। अमू दरिया रिवर यहां पर याद रखिएगा, दिस इज अमू दरिया रिवर। देखिए, यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, हिंदू कुश माउंटेन्स, दिस इज खाइबर पास, दिस इज पंजशीर वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजशीर वैली में अभी न्यूज में था बहुत ज्यादा, पंजशीर वैली, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको हेलमांड रिवर याद रखनी है, जरांज याद रखना है, हेरात याद रखना है। ओके, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट नो। अगर आप ये जानते हैं तो यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है आपसे, बोलेगा मैच दी फॉलोइंग। तो मैच दी फॉलोइंग के केस में आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक बार यहां पर भी देख सकते हैं आप कुछ मेजर सिटीज या प्रोविंसेस, कांधार किधर है, काबुल किधर है, जलालाबाद किधर है, मज़ार शरीफ किधर है, हेरात किधर है। अच्छा, हेरात से कांधार, कांधार से काबुल, काबुल से मज़ार शरीफ, ये जो पूरा का पूरा एक रूट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गारलैंड रूट। ठीक है, इट इज लाइक मोतियों की माला, इट इज अ गार्लैंड रूट, जरांज से लेकर के पूरा का पूरा। ओके, जरांज हेरात पूरा कवर करता है ये। अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ईस्ट एंड साउथ बाय पीओके पाकिस्तान। ओके, तो पीओके वाला जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां से ईस्ट और साउथ, इसका मतलब इंडिया। तो अगर आपसे एक चीज पूछी जाए इंटरव्यूज में कि दैट इंडिया इज a bordering nation of अफगानिस्तान, जी हाँ, ऑब्वियसली पीओके इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये जो पाकिस्तान और पीओके वाला रीजन है वहां से टच करता है। वेस्ट बाय ईरान,
ऑब्वियसली ईरान से वेस्ट में, नॉर्थ से देखो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो कौन नहीं है वो याद कर लीजिए। देखिए, इट इज नॉट किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। किर और कजाकिस्तान नहीं है अफगानिस्तान के साथ रिलेशन में। इट हैज ऑल्सो अ शॉर्ट बॉर्डर, वाखान कॉरिडोर। तो देखो वाखान कॉरिडोर से वो चाइना के साथ भी लगता है, जिंगजियांग प्रोविंस के अंदर। अभी हाल ही में डुरांड लाइन काफी ज्यादा न्यूज में रही है, बिकॉज अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो डुरांड लाइन को नहीं मानती है। तो एक बार इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा द रीसेंट कन्फ्लिक्ट एंड द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पाकिस्तान एंड द अफगानिस्तान तालिबान फोर्सेस। उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के बीच का, उसके पीछे है डुरांड लाइन। तो डुरांड लाइन इज द 2670 किलोमीटर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इट इज अ लीगेसी ऑफ द 19th सेंचुरी, द ग्रेट गेम। देखो 19th सेंचुरी में एक ग्रेट गेम कंसेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हो, थ्योरी कह सकते हो, जो रशिया और ब्रिटिश एम्पायर्स के बीच में हुई थी, इन विच अफगानिस्तान वाज यूज्ड एज अ बफर बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट द फियर्ड रशियन एक्सपेंशनिज्म टू इट्स ईस्ट। तो रशिया के एक्सपेंशन को रोकने के लिए ईस्टवर्ड आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन ने पूरा का पूरा साजिश रची थी 19th सेंचुरी में। उसी को तो कहते हैं ग्रेट गेम। 7 क्लॉज एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज्ड एज 2670 किलोमीटर लाइन। द लाइन स्ट्रेचेस फ्रॉम बॉर्डर विद चाइना टू अफगानिस्तान बॉर्डर विद ईरान। ठीक है, बहुत बड़ी लाइन है। With independence in 1947, Pakistan inherited the Durand line, with it also the Pashtun rejection of the line. तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक्चुअल में वो ब्रिटिश इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, किसकी? अफगानिस्तान की। सो अफगानिस्तान की एक ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश इंडिया के साथ। व्हाई इट वाज अ ट्रीटी साइंड विद अफगानिस्तान? टू स्टॉप द इन्वेजन ऑफ द रशिया, ताकि अफगानिस्तान के थ्रू आकर के भारत पर कब्जा ना कर ले, इसको रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ एक 7 क्लॉज ट्रीटी साइन करी गई थी। एंड दैट ट्रीटी मेड अ बॉर्डर्स, डिफाइंड दी बॉर्डर्स, और ब्रिटिश इंडिया के साथ बॉर्डर्स डिफाइन कर दिए गए थे। ओके, पाकिस्तान उस समय ब्रिटिश इंडिया का ही तो पार्ट था। तो एक्चुअल में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ जो लगती हुई बाउंड्री है, जो वेस्ट साइड पे उसकी बाउंड्री लगती है, वो डुरांड लाइन कहलाई गई। नाउ what is the main conflict between Durand line of the Taliban? जो तालिबान आज कहता है, तालिबान says कि हम लोगों ने जो डुरांड लाइन का सिग्नेचर किया था वो ब्रिटिश इंडिया के साथ किया था, ना कि आज की पाकिस्तान के साथ। एंड दे से कि ब्रिटिशर्स ने ढंग से उस समय डिवाइड नहीं किया था। एंड द ओरिजिनल टेरिटरी ऑफ डुरांड लाइन गोज वेरी मच फ्रॉम दी मान लो जे आज की डेट में डुरांड लाइन ये है, तो उनका कहना है डुरांड लाइन ऐसी नहीं, डुरांड लाइन इतनी आगे है। अब देखो इतनी आगे में ये पाकिस्तान वाला रीजन आ रहा है। सो दे आर क्लेमिंग लॉट ऑफ, इवन इफ आई से 1/3 of the Pakistan is claimed by Taliban, and that is why lot of issues with Pakistan today. देखिए देलाराम जरांज हाईवे रूट 606 बोलते हैं इसे, देख लीजिए एक बार। देलाराम जरांज हाईवे, सी फ्रॉम द चाहबार पोर्ट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ये चाहबार पोर्ट कहां पर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चाहबार पोर्ट इज अ पोर्ट डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? कौन सी कंट्री पे हम लोगों ने चाहबार पोर्ट को डेवलप किया है? और जो चाइना का पोर्ट है पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट, उसके अगेंस्ट क्या हमें एक एडवांटेज मिलता है चाहबार पोर्ट से? चलिए बात करते हैं चाहबार पोर्ट की। नाउ चाहबार पोर्ट से आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में देयर इज अ रेलवे लिंक। हम लोगों ने पहले से रेलवे लिंक बना रखे हैं, कहां पर? ईरान के अंदर। तो ईरान से आप लोग कहां जाते हैं? एट द बॉर्डर ऑफ द अफगानिस्तान, बिकॉज अभी हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान बॉर्डर्स दी ईरान फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। तो यहां पर आप लोगों ने, मतलब भारत ने कई सारी रेल एंड रोड लिंक्स बना रखे हैं, जिसके थ्रू अगर हमें अपना सामान पहुंचाना होता है तो हम चाहबार पोर्ट तक लाते हैं। चाहबार पोर्ट के बाद हमारा सामान कहां चले जाता है? टिल दिस बाउंड्री वेयर अफगानिस्तान एंड योर ईरान मीट्स, बॉर्डर है। अच्छा, वहां से आपको मैंने अभी बताया था हेरात, कांधार, गजीनी, काबुल, मजारे शरीफ, दिस इज नोन एज गारलैंड रूट। तो देखो ये गारलैंड रूट था, और दिस गारलैंड रूट इज द बिगेस्ट हाईवे
एक तरीके से पूरा का पूरा ट्रेड कॉरिडोर है कहां पर, अफगानिस्तान में। नाउ इंडिया डिड व्हाट, इंडिया को क्या चाहिए, देखो इंडिया यहां पे खड़ा है, इंडिया इज एट दिस पोजीशन एंड दिस इज अ गारलैंड रूट। जस्ट इंडिया ने क्या बनाया, एक कनेक्टिंग लिंक, इसको बोलते हैं जरांज दिलाराम हाईवे। जरांज दिलाराम हाईवे वाज आल्सो इन न्यूज। सी जरांज दिलाराम, दिस इज अ हाईवे क्रिएटेड, यहां से यहां तक हमारे पास पहले से एक्सेस था और ये तो पहले से ही एक्सेस था, और यहां से आप कहां जुड़ जाते हो, सेंट्रल एशिया। तो आप अपना सामान सेंट्रल एशिया बेच सकते हो अगर आप ये रूट को एक्सेस कर लो। तो देखो भारत अपना सामान कांडला पोर्ट से भेजता है या मुंबई पोर्ट से, वो जाता है चाहबार, चाहबार से हेयर, हेयर सो यूजिंग द गारलैंड रूट यू गो। एक चीज और याद रखिएगा, शहतूत डैम, इंडिया वाज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द शहतूत डैम ऑन काबुल रिवर। तो ये शहतूत डैम कहां पर है, अफगानिस्तान में। सलमा डैम कहां पर है, अफगानिस्तान में। तो इस तरीके से अगर यूपीएससी आपसे पूछ लेता है सवाल तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, एल्प्स। एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। द माउंटेन्स वर फॉर्म्ड ओवर 10 मिलियंस ऑफ ईयर्स as the African and Eurasian tectonic plates collided। तो कौन सी प्लेट्स कोलाइड हुई हैं, एक तो पहला सवाल यूपीएससी यहां से पूछ सकता है। अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट का आपस में जब कोलिजन होता है तब इसकी फॉर्मेशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, 8 एल्पाइन कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो वेस्ट टू ईस्ट मैंने आपके लिए लगा के रखा है, तो सबसे पहले फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिechtenstein, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। दीज आर द 8 कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाईएस्ट पीक कौन सी है, वेस्टर्न एल्प्स पे मॉन्ट ब्लैंक, ईस्टर्न एल्प्स पे पिस बेरनिया। मेजर रिवर्स कौन सी है, राइन, रोन, इन, पो। याद रखिएगा ये रिवर्स है। अदर रिवर्स यहाँ पे कौन सी है, डानुबे। बिकॉज ऑफ देयर आर्क लाइक शेप द Alps separate the marine west coast climates of Europe from Mediterranean areas of France, Italy and the Balkan region। देखिए these are the Alps, तो यहां पर Alps का ये रीजन है। ओके, नेक्स्ट इज योर गल्फ ऑफ मेक्सिको। इट इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट इज अ गल्फ, गल्फ किसे बोलते हैं। बट इट इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको। क्यों इसको गल्फ बोला जाता है, इट इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। बाउंडेड बाय नॉर्थ बाय द गल्फ कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स है। साउथ वेस्ट एंड साउथ बाय द मैक्सिकन स्टेट्स ऑफ टेम्पलियाज, वैरक्रूज, टबास्को, शैम्पेग, युकाटन, यूकैनेटनो, एंड साउथ ईस्ट बाय क्यूबा। सी दिस इज गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो यहां पर वो सारी कंट्रीज हैं, देखिए कंट्रीज मैंने आपको दिखा दी हैं। दिस इज दी टबास्को, शिपास, वैराक्रूज, ओके, शैम्पेग, युकाटन, ऑल दीज आर दी टेम्पलेस, ये सारी कंट्रीज हैं एंड दिस इज योर गल्फ ऑफ मेक्सिको। चलिए, China opens first road rail transport link to Indian Ocean. The first shipments on a newly launched railway line from the Yangon. Yangon कहाँ पर है, म्यांमार, border to the key commercial hub of Chengdu, China. That provides the China a new road rail transportation channel. तो देखो ये कहां से कहां तक जाया जा रहा है, दिस इज इन दी म्यांमार। म्यांमार में यंगोन, यंगोन से लिंकैंग, लिंकॉन से चैंडू। ये पूरा का पूरा एक रेल रोड इंटरलिंकेज बनाया गया है चाइना के द्वारा। देखो दिस ट्रेड रूट इज ऑल्सो चाइनाज ऑल्टरनेटिव टू मलाक्का डिलेमा। मलाक्का डिलेमा का एक, what is Malacca dilemma? It is a term that represents potential factors that could hinder China's economic development through choking oil imports। एक बात याद रखिएगा, मलाक्का स्ट्रेट्स इज ऑलवेज इन द न्यूज। मलाक्का स्ट्रेट्स बहुत ज्यादा नैरो पॉइंट्स हैं और इनको हम चोकिंग पॉइंट्स भी बोलते हैं। चोकिंग पॉइंट्स जैसे, और कौन सा चोकिंग पॉइंट है, गल्फ ऑफ एडन, स्विस कैनाल, ठीक है, बाबिल मंडप, ये सब क्या है, बहुत छोटे रूट्स हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, कल को भारत की कोस्टलाइन यहां पर है और मैं कहता हूं ये है एक छोटा सा एरिया जिसको हम स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहते हैं। सारा का सारा जो सामान चाइना बेचता है 90% स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होकर के यूं जाता है। व्हाट इफ इंडियन यहां पर अपनी सबमरीन्स लगा दें एंड
कल को हम लोग इसको ब्लॉक कर दें तो कुछ भी ट्रेड नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई चाइना इज डेवलपिंग इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यू सिल्क रूट, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव। इसी का पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये क्यों बना रहा है, वाई दे आर फोकसिंग मोर अपॉन वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, दे वांट टू क्रिएट, दे वांट टू ज्वाइन, चाइना वांट्स टू कनेक्ट इंटायर यूरोप टिल यूरोप, इंटायर एरिया थ्रू रोड एंड वाटरवेज। तो रोड पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा है बिकॉज इंडिया हैज द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इन दी योर दिस रीजन, ocean region. Okay, next was your Bonin Island. It is also known as Ogasawara Islands. It is clustered with the 3 island groups, Mukojima, Chichijima, Hajajima. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ओगासवारा आर्किपेलेगो का पार्ट है। आर्किपेलेगो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रीनलैंड, Greenland is located between Arctic Ocean and North Atlantic Ocean, northeast of Canada, northwest of island. देखिए, this is Greenland. It is the largest island in the world. Greenland sits top of the Greenland plate. आप जानते हैं Greenland plate के ऊपर Greenland पूरा का पूरा जगह है। Greenland is an extension of the Canadian shield, the rough plateau of the Canadian North that is made up of hard pre-Cambrian rocks. So याद रखिएगा, pre-Cambrian rocks वाला पार्ट का बना है this. तो आप ये सब पढ़ चुके होंगे, जस्ट रिवीजन फोकस के लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। देखिए, दिस इज ग्रीनलैंड। तो आर्टिक हो गया, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक हो गया, डेनमार्क स्ट्रेट हो गया, वहां पे बैफिन बे हो गया। एपो आइलैंड भी देख लीजिए एक बार। Apo Island became the first of the over 7,000 islands in the Philippines to go zero waste according to Global Alliance for Incinerator Alternatives, that is GAIA. GAIA. It is a volcanic island of the southeastern tip of Negros Island. तो Negros Island की साउथ ईस्ट टिप पर एपो आइलैंड देखने को मिलता है। और लास्ट हम लोग करते हैं बस बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, Amazon of Europe. UNESCO designated Mura Drava Danube MDD as a world's first 5 country biosphere reserve. देखो, ये वर्ल्ड की फर्स्ट 5 कंट्री में आने वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड्स 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रिया है, सोल्वेनिया है, क्रोएशिया है, हंगरी है, सर्बिया है। द बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर 700 किलोमीटर्स ऑफ मूरा ड्रावा एंड दानुबे रिवर। ड्यू टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी वाइल्डनेस, इट इज ऑल्सो डब्ड एज Amazon of यूरोप। सवाल यूपीएससी सिर्फ आपसे यहां से ये पूछ लेगा, बताओ भाई Amazon of यूरोप किसे कहते हैं? Amazon forest तो you guys know, but what is considered as Amazon of Europe? It is considered these 5 countries. So I hope आप लोगों को कुछ better understanding मिली होगी, conceptual understanding मिली होगी। I will come up with another topics टुमारो। कल हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कुछ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, तो पॉलिटी के करंट अफेयर्स को कल कवर करते हैं। एंड आई विल सी यू एट द सेम टाइम 11 to 1 PM। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स पर्सनली। जिस प्रकार से भी, जैसे भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नॉर्मली जो भी मेरे को क्वेश्चंस होंगे मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैपिंग बेस्ड पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, पर्टिकुलरली इस साल, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अपना जस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक इस साल अफ्रीका रहा है। देखिए, यूपीएससी ने सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन पूछ लिया मैपिंग में, यूपीएससी ने रशिया से पूछ लिया है, यूरोप से पूछ लिया है, अमेरिका से पूछ लिया है, अफ्रीका वाले पोर्शन को छोड़ता आ रहा है। तो अफ्रीका का फिजिकल पोर्शन पूरा कवर कर लीजिएगा, ऑल दी डेजर्ट्स, ऑल दी करंट्स, कौन सी है ना वहां पर लेक्स हैं, कौन सी रिवर्स हैं, जस्ट उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हाई प्रायोरिटी पे उसको रख लीजिएगा। बाकी तो ऑब्वियसली जो भी न्यूज में है उसको आप कवर करना ही है आपको। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर रहा है, अफगानिस्तान का क्राइसिस रहा है, इजराइल पैलेस्टीन रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान रहा है, इन सारी चीजों को ऑब्वियसली ट्राई टू कवर। यूरोप क्राइसिस रहा है, अभी भारत के प्रधानमंत्री जी कहां गए हैं? पैसिफिक। तो पैसिफिक गए हैं, तो पैसिफिक की कंट्रीज वो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। I'll see you tomorrow with another current affairs video. So till then, thank you so much और रिवाइज करते रहिए। I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। Till then, thank you so much.